हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश आंगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये स्टूडेंट्स की आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन पैकेज या कूपन जो है खरीदना नहीं है। आपको सिर्फ अपनी कलम उठानी है, कॉपी उठानी है, फोन उठाना है, लैपटॉप उठाना है, जहां से भी आप इस क्लास को देख रहे हैं वो उठाना है और सीधे क्लिक करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे और अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर देनी है। बात समझ में आ रही है? और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें हम लगाने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की रसायन विज्ञान के अध्याय क्रमांक 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। मतलब हम देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री को बेस बनाने वाला जो चैप्टर है जिसका नाम है परमाणु और अणु, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पर जैसा कि हम हमेशा करते हैं, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले 5 या 10 मिनट उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जिससे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे दिमाग के अंदर बिल्कुल फ्रेशली कनेक्टेड रहते हैं और हमें सवाल को समझने में और सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। बात समझ में आ गई? तो जल्दी से देखते हैं। बड़ी सिंपल सी कहानी है कि हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ये बेसिकली किस बारे में दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, बेसिकली ये जो चैप्टर है वो है आपका रसायन विज्ञान का आधार। मतलब ये कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं आपको, कोई भी चीज हो सकती है, ये पेन हो सकता है, ये आपकी बॉटल हो सकती है, ये व्हाइट बोर्ड हो सकता है, ये स्मार्ट बोर्ड हो सकता है, और जितनी चीजें आपको आपके आसपास दिख रही हैं, मुझे अपने आसपास दिख रही हैं, ये बेसिकली किससे मिलकर बनी हुई हैं? परमाणु से और अणु से। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट वीडियो में और हमारे टॉपिक वाइज वीडियोस में। पर आज हम क्योंकि क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इसलिए बड़े शॉर्ट में सारे टॉपिक्स को एक बार समझ लेते हैं। ध्यान से देख लीजिए, सारे टॉपिक्स यहां पर बने हुए हैं। अब इसमें क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हम सबसे पहले एलिमेंट्स को जानते हैं, ठीक है, और हम किन चीजों को जानते हैं? एटम को जानते हैं, मॉलिक्यूल को जानते हैं। एटम यानी कि आपका क्या हो गया भाई? परमाणु हो गया। मॉलिक्यूल यानी आपका अणु हो गया। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था उस पर एक छोटी सी नजर फेर लेते हैं। ध्यान से देखिए, हमने ये जाना था कि यदि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो 2 प्रकार के हैं। रसायन विज्ञान की आप यदि दृष्टिकोण से देखें तो यदि शुद्ध पदार्थ हमारे आसपास है तो उसका होता है एक रासायनिक सूत्र। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि नमक का फॉर्मूला क्या है, आप झट से बता देंगे कि ये NaCl होता है। सर क्यों? क्योंकि उसका एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है Na+Cl-, दोनों के बीच में आयनिक बंधन हुआ और बन गया NaCl। पर यदि हम बात करें, हम रेत की बात करें या फिर मिट्टी की बात करें या फिर हम शहद की बात करें, हम रक्त की बात करें, हम दूध की बात करें, हम आंसू की बात करें, ये ऐसी चीजें जिसका आपको एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो रसायन विज्ञान के माध्यम से यदि आप देखें तो ये जो चीजें हैं ये कैसी हैं? आपकी अशुद्ध हैं। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि इन वो सारी चीजें जिनका हम रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं वो केमिस्ट्री के हिसाब से कैसी हैं? शुद्ध पदार्थ में काउंट होती है। पहली बात तो हमने रासायनिक सूत्र लिखना देखा था। आपने बहुत सारे रासायनिक सूत्र देखिए, यहां पर दिख रहे होंगे आपको, जैसे कि किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा H2SO4, या फिर हम बात करें H+ की। अब पॉजिटिव या नेगेटिव यदि किसी चीज के ऊपर आ जाता है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होता है कि वो एक प्रकार का आयन है। बात समझ में आ गई? कुछ इसी तरीके से जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, H2O यानी कि जल, इसका रासायनिक सूत्र क्या है भाई? H2O। और ऐसे क्या बोलते हैं? तो ऐसे आप इसको वाटर या फिर जल कह सकते हो, राइट? बात समझ में आ गई? तो वो किससे मिलकर बना हुआ है? H+ से और OH- से। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को इस चैप्टर में हमने कवर किया था जिनका क्या होता था? रासायनिक सूत्र होता था। कैसे होता था? तो याद करो, आप कहीं पर लिखा हुआ है जिंक सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, आयरन सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये सारी चीजें क्या है? इन सब के हम लोगों ने सीखे थे रासायनिक सूत्र को लिखना। कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि जो हमारे अणु होते हैं और परमाणु होते हैं उनका भार कैसे निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी अणु और परमाणु होते हैं उनका आकार इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी आंखों से छोड़िए, जो बहुत शक्तिशाली आपका माइक्रोस्कोप होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, उससे भी नहीं देख सकते हैं। पर क्या हम उन्हें देख सकते हैं? तो इन सारी चीजों को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कॉन्सेप्ट वीडियो वाली क्लास में। बात समझ में आ रही है? तो जो भी आपके अणु होते हैं जैसे कि H2O हो गया, जो भी आपके परम अणु होते हैं जैसे कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, उनका हमने भार निकालना सीखा था, जिसका कहीं ना कहीं लेना देना जो था वो उसके परमाणु क्रमांक से था। जैसे कि यदि हम बात करें ऑक्सीजन की तो उसका परमाणु क्रमांक कितना है भाई? 16 है। 8 है तो उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? लगभग डबल से
या लगभग डबल या फिर डबल से ज्यादा। वहीं के वहीं आप बात करें यदि कार्बन की जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, राइट, तो उसका परमाणु भार कितना होगा, तो 6 को आप 2 से गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा वही होगा आपका आंसर। तो वो जिस तरीके से हमने जो है अणु भार देखा था, परमाणु भार देखा था, मोलर भार देखा था। परमाणु भार मतलब ये कि कितना उसके एक मोल में आपके भार ग्राम में उसका कितना भार होगा। समझने के लिए यदि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो एक मोल होता है, सवाल पैदा होता है सर ये जो आप मोल बोल रहे हैं ये क्या है। स्टूडेंट्स बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, मोल को भी बीच में खींच कर लेकर आते हैं। मोल आपका क्या है, तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक संख्या है, बहुत बड़ी संख्या का एक समूह है और इसको हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। और इसको लेकर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे इस चैप्टर के अंदर, राइट। अब आप ध्यान से देखो, जैसे 100 क्या है, तो भाई एक संख्या है जिसमें 100 की काउंटिंग है। डोजन या फिर दर्जन क्या है, तो एक संख्या है जिसमें 12 की काउंटिंग है। बात समझ में आ रही है। यदि आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के अंदर एक ओवर होता है और एक ओवर में 6 बॉल होती है, 6 सही बॉल्स होती हैं, राइट। तो वो जो 6 बॉल होती है वो क्या है, तो वो एक समूह है। कुछ इसी तरीके से जैसे एक ओवर 6 होता है, ओके, 100 में 100 होते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं, वैसे ही एक मोल में होते हैं आपके 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 कितने, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो एक मोल में आपके होते हैं, हम थोड़ा 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 समझने के लिए ऐसे कर देते हैं, एक मोल में होते हैं आपकी इतनी संख्या। अब वो अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, मैं हो सकते हैं, ये पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर यदि हम बात करें किसी भी चीज के एक मोल की, तो वो जो एक मोल होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जिसके बारे में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, बहुत सारे सवाल लगाए थे। बात समझ में आ रही है। चलिए कुछ इसी तरीके से यदि हम बात करें तो AMU जैसी एक चीज आपने अपनी किताब में देखी होगी, अपनी आपने कॉपीज में देखी होगी। AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आपका U यानी कि सिर्फ यूनिट, और इसकी एक मूल एक इसकी जो नियत मान है, नियत वैल्यू है, वो होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। बात समझ में आ गई। चलिए तो इस तरीके से हमने मूल संकल्पना के बारे में बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारे गणितीय सूत्र भी लगाए थे। बहुत सारे बच्चों का यह भी कहना था कि सर मैथमेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो मुझे बड़ा परेशान करते हैं, तो उसके लिए भी हमने बहुत प्रैक्टिस की थी और उन सारे क्वेश्चंस की उड़ा दी थी बढ़िया तरीके से धज्जियां। बात समझ में आ गई। चलो और क्या देखा था, तो स्टूडेंट्स हमने और देखा था रासायनिक संयोजन के नियम। हमने देखा था रासायनिक संयोजन के नियम, जहां पर हमने मूल रूप से 3 चीजें कवर की थी। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, इसका मतलब ये कि अभिक्रिया कैसी भी हो जाए, उसके अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उसके उत्पाद का कुल द्रव्यमान जो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, एक समान रहेगा, जिसको हमने कहा था द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। साथ में हमने ये जाना था स्थिर अनुपात का नियम। सवाल पैदा होता है ये किस चिड़िया का नाम है, तो इस चिड़िया का नाम भी बताएंगे और इस चिड़िया को भी उड़ाएंगे। ध्यान से देखिएगा। स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि यदि आपने कोई एक अणु मान लिया है, मान लेते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना जो बेस्ट अणु है, जिसके बिना आपकी और मेरी जिंदगी अधूरी है, वो है आपका H2O। बात समझ में आई। अब यदि आप H2O के 5 ग्राम लीजिए, आप H2O के 8 ग्राम लीजिए, या फिर आप H2O के 1300 ग्राम लीजिए, या फिर आप H2O के जो आपका मन है उतने ग्राम ले लीजिए। अब आप H2O के कितने भी ग्राम लेंगे ना, तो उसमें H2 जो है वो दो हाइड्रोजन रहेंगे और एक ऑक्सीजन का परमाणु जो है वो डेफिनेटली रहेगा। ये सूत्र बदलने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजों को बड़े डीप में हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर में, जिसका नाम है परमाणु और अणु। पर और लास्ट में हमने क्या देखा था, परमाणु जो है उसका संयोजन कैसे होता है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे मिलकर परमाणु आपका बना हुआ है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा था, राइट। और इसके बाद एक और चैप्टर है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है रसायन विज्ञान के हिसाब से, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। वहां पर भी पढ़ा था। और कौन से वो 3 इडियट्स थे जिनके बारे में हमने बात की थी इस चैप्टर के अंदर। तो वो तीनों इडियट्स के बारे में कहानी हो जाए, सिंपल सी कहानी हो जाए। 3 इडियट्स थे इस चैप्टर के अंदर जिसके बारे में हमने बात की थी। और स्टूडेंट्स ये थे हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव है,
प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन जो कि कैसा है आपका न्यूट्रल यानी कि उदासीन है। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजों को हमने देखा था। और कुछ हमने देखा था क्या? बिल्कुल देखा था, पर उसके लिए क्या करेंगे, आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ क्वेश्चंस की तरफ, जहां पर हम लोग लगाने वाले हैं 1 बाय 1 बहुत सारे क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? सबसे पहले क्या करेंगे आप सभी, इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। ठीक, चलो कर लिया नोट? क्या कहते हो, मजा आया? ठीक, तो ये क्विक रिवीजन था इस चैप्टर के बारे में। अब क्योंकि हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो हम क्वेश्चंस में भी सिर्फ प्रश्नों के जवाब नहीं देते हैं, हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस के पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मतलब ये कि मैं आपको प्रश्न समझाऊंगा, उसके सवाल लगवाऊंगा और साथ में हम करेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। तो इससे क्या होगा कि एक तीर से होंगे दो निशाने। कैसे? एक तो इस चैप्टर के बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निपटा देंगे, साथ में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का जो रिवीजन है वो भी साथ साथ में चलता जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम करने वाले हैं, बड़ा ही मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ध्यान से देखिएगा। चलिए भाई, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो छुपा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें बात हो रही है कि परमाणु को आंखों द्वारा क्यों देखना संभव नहीं है। बड़ी सिंपल सी चीज है कि यदि आपको कोई चीज नहीं दिख रही है, उसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहले और दूसरे वैज्ञानिक हैं, तीसरा जो है वो मानसिक है। तीनों बता देता हूं क्योंकि तीनों हम सबने ऑब्जर्व किए हैं। यदि हमें कोई चीज नहीं दिख रही है, इसका मतलब यह हुआ कि या तो उसका आकार बहुत छोटा है, या फिर वो हमसे बहुत दूर है, या फिर हम उसको देखना ही नहीं चाहते। ये जो हम देखना ही नहीं चाहते, ये होता है हमारी क्लासरूम्स में। मतलब ये कि कई बार क्लासेस चल रही होती है पर हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो चीजें आंखों के सामने होते हुए भी हमें जो है नहीं दिखती है। पर यहां पर जो कहानी है वो छुपी हुई है किसमें? तो वो छुपी हुई है आकार में। वो छुपी हुई है किसमें? तो ये छुपी है आपके स्टूडेंट्स आकार में। मतलब ये कि आपका जो परमाणु है वो इतना छोटा होता है कि उसको देख पाना हमारे लिए असंभव होता है। मतलब ये कि आप जिस माइक्रोस्कोप से प्याज की कोशिकाएं देखते हो, जिस माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से आपका जो ब्लड होता है, रक्त, उसकी अंदर की आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज देखते हो, उस माइक्रोस्कोप से भी आप परमाणु नहीं देख सकते। तो परमाणु बहुत छोटा है, इसका जो रेंज होती है वो 10 की घात -9 मीटर से लेकर 10 की घात -11 मीटर के आसपास होती है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये इतना छोटा है कि हम इसे इफेक्टिवली नहीं देख सकते। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये कहानी थी जो मुझे आपको बतानी थी, उसको नोट कर लेना जो वहां पर लिखा था। तो वही बात हो रही है, कवि हमसे कहना चाहते हैं कि एक परमाणु है, इसको आप नग्न आंखों से क्यों नहीं देख सकते, ऐसा क्या कारण है? तो ध्यान से देखिएगा, परमाणु बहुत छोटे होते हैं, यह किसी भी छोटी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं। मतलब ये कि आपको कई बार डस्ट पार्टिकल दिखता होगा सूरज की रोशनी में, आपको कई बार सुई की नोक देख सकते हैं आप, उससे भी परमाणु आपके बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इसीलिए आप एक परमाणु को नहीं देख सकते, पर आप परमाणुओं के समूह को देख सकते हैं, और उसी समूह को बनाया गया है मूल संकल्पना के हिसाब से। मतलब ये कि आप यदि किसी चीज के इतने 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 और इतने, लगभग इतने परमाणु लेते हो, तो इससे मिलकर जो पदार्थ बनेगा आप उसको देख सकते हो। बात समझ में आ रही है? आप परमाणु को नहीं देख सकते, पर परमाणु से मिलकर जो भी पदार्थ बनेगा आप उसे देख सकते हो। मतलब यदि आप बात करें कि आपको कार्बन देखना है, यदि आप बात करें कि आपको कार्बन देखना है, तो कार्बन का एक परमाणु नहीं दिखेगा, पर यदि आप कार्बन का 1 मोल लेते हो, यदि आप कार्बन का 1 मोल लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये लगभग 12 ग्राम के बराबर होगा। अब ये 12 ग्राम की कहानी क्या है? तो आपको यदि ये पेन दिख रहा है तो ये भी 12 ग्राम से ज्यादा का है स्टूडेंट्स। क्लियर? इसका मतलब इतने सारे, मतलब 10 की घात 23। अब ये 10 की घात 23 का मतलब ये कि 1 के आगे जो है, 10 के आगे नहीं, 1 के आगे जो है आपके 23 शून्य लगे होंगे, और 10 की घात 23 हम जब क्या देखेंगे, परमाणु मिलाएंगे कार्बन के, तब जाकर लगभग 12 ग्राम होगा।
कहने का मतलब ये कि 10 की घात 23 के आसपास कार्बन के परमाणु मिलेंगे, तब जाकर 12 ग्राम बनेगा। मतलब ये जो पेन दिख रहा है ना आपको, इसका भी आधा। सोच लो कितने छोटे होते होंगे कि ढेर सारे अरबों खरबों, उसके भी अरबों खरबों परमाणु मिलकर सिर्फ बनाते हैं 12 ग्राम के आसपास। बात समझ में आ रही है? इसीलिए क्योंकि परमाणु और अणु बहुत छोटे होते हैं, हम क्या करते हैं, उनको मापने के लिए एक समूह बनाते हैं और उस समूह को हम लोग कहते हैं मोल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मोल के नाम से बहुत ज्यादा घबराते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मोल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक समूह है। जैसे दर्जन एक समूह है, सैकड़ा एक समूह है। दर्जन में केले खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो बताओ? तो केले खरीदना है तो 12 के समूह में खरीदोगे, आप इसको दर्जन कहते हो। आपको यदि सिंघाड़ा खरीदना है, ध्यान से देखो, आपको यदि सिंघाड़ा खरीदना है तो मेले में, बात समझ में आ रही है, बाजार में सिंघाड़ा कैसे मिलता है? तो सिंघाड़ा जो है वो कैसा मिलता है भाई? सैकड़े के हिसाब से मिलता है। तो सैकड़ा में मिलता है आपका सिंघाड़ा। क्लियर हो गई? तो इसी तरीके से अणु परमाणु और आयन जो होते हैं वो किस में मिलते हैं? मोल में मिलते हैं। मतलब यदि रसायन विज्ञान की दुनिया में, बात समझ में आ रही है, यदि रसायन विज्ञान की दुनिया में बाजार लगता तो वहां पर आपके अणु परमाणु और आयनों की जो खरीदारी है वो किसके हिसाब से होती? वो मोल के हिसाब से होती। बात समझ में आ गई? तो ये सारी कहानी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी, है ना? इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि परमाणु बहुत छोटे होते हैं, इतने ज्यादा छोटे कि हमने जो छोटी से छोटी चीज अभी तक देखी है उससे भी बहुत ज्यादा छोटे, और इसकी जो रेंज होती है 10 की घात -9 मीटर से लेकर 10 की घात -11 मीटर के आसपास। इसीलिए हम परमाणु को नहीं देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया तरीके से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये रेंज भी लिख लीजिएगा, और केले और सिंघाड़ा का यदि एग्जाम्पल देना है तो वो भी दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो चलेंगे अगले सवाल की तरफ। बात हो रही है कि सर जो जॉन डाल्टन थे जिन्होंने परमाणु को आधार दिया, आधुनिक, है ना? देखो परमाणु का जो आधार है, अब परमाणु ऐसा तो है नहीं कि जॉन डाल्टन के आने के बाद ही जो है परमाणु बना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ गई? परमाणु पहले से था, जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से जो है आपका परमाणु पाया जाता है। तो परमाणु की जानकारी जो थी, ये हम ये देख लें तो यदि हम इसको कई हजार साल पहले देखें तो उसकी तो कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। बात समझ में आ रही है? पर मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं जिससे हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले वो कौन थे जिन्होंने परमाणु के बारे में हमें बताया था। चलिए, तो यदि हम परमाणु की जानकारी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? बहुत पहले, मतलब पुरातन, आप ऐसे देख लो कि प्राचीन कॉन्सेप्ट में, प्राचीन और आधुनिक, ध्यान से देखिएगा, बात समझ में आ रही है? ठीक है। और उसके पहले की जो कहानी है उसके बारे में किसे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। जिन्होंने सृष्टि की रचना की है उन्होंने ही परमाणु के बारे में बताया होगा। मतलब मैं कई हजार साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उसके बारे में किसी को नहीं पता कि परमाणु के बारे में किसने क्या बताया होगा, क्योंकि उस समय पर विज्ञान जो था तो ऐसा ही बहुत ज्यादा कैसा था भाई, डेवलप्ड भी था। बट उसके बारे में या वहां पर जो परमाणु की जानकारी है किसने दी, कब दी, उसके बारे में किसी को नहीं पता। हम जहां से जानते हैं वो है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब ये हम जानते हैं यहां से, प्राचीन। तो प्राचीन काल में परमाणु के बारे में जानकारी दी थी महर्षि कणाद ने। कहां, किसने दी थी? तो महर्षि कणाद ने। और इन्हीं के नाम पर रखा गया था फिर कण, जिसे अभी हम परमाणु कह रहे हैं, वो बेसिकली उस समय पर हुआ करता था कण। बात समझ में आ गई? पर यदि आप बात करें आधुनिक विज्ञान की, जिसको अभी हम विज्ञान कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका 1600 ईस्वी, कितना, ध्यान से देखिएगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 1600 ईस्वी जो था, राइट, इसके पहले विज्ञान नहीं हुआ करता था, बिल्कुल हुआ करता था। बात समझ में आ रही है? पर यदि हम बात करें आधुनिक विज्ञान की, तो आधुनिक विज्ञान जो है वो 1600 ईस्वी के बाद है। क्योंकि जब हम ये मानकर चलें, आपसे यदि कोई पूछे कि आधुनिक विज्ञान की कहानी कहां से शुरू होती है, तो आप ये बताइए कि जब आप 1600 ईस्वी ले लीजिए, या न्यूटन के बाद से बोल दीजिए, या फिर आप ये बोल दीजिए कि जिस दिन जो है विद्युत के बारे में जानकारी लगी, उसके बाद से जो आधुनिक विज्ञान है वह शुरू होता है। तो आधुनिक विज्ञान की जब भी बात होगी, आपके दिमाग में सबसे पहले एक नाम आएगा, और वो होगा सर जॉन डाल्टन। सर जॉन, और यहां पर होगा आपका डाल्टन।
तो जब अब इस सवाल में तो आप बोल सकते हो, अभी जब परमाणु के बारे में बात होगी तो आप बोल सकते हो कि सर जॉन डाल्टन ने कहानी दी थी, पर यह बात होती है आधुनिक विज्ञान के बारे में। तो यहां वही चीज पूछी गई है कि सर जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने अपनी जीविका किस रूप में शुरू की थी? तो कैसे शुरू की थी भाई? शिक्षक के रूप में वो पढ़ाया करते थे विद्यार्थियों को और बड़े बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया करते थे। और हम भी वहीं से कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि यदि आपको ज्यादा पढ़ना है तो आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, आप बहुत सारे प्रयोग कीजिए और क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस कराइए। बात समझ में आ रही है? तो सर जॉन डाल्टन जो थे वो कैसे थे? शिक्षक थे। और परमाणु का आधुनिक सिद्धांत जो है इसके बारे में, तो इस पर अभी की जो विज्ञान है वो आधारित है, वो भी किसने दिया था? सर जॉन डाल्टन ने। पर इसके पहले ये सारी खोज और ये सब हो चुका है स्टूडेंट्स। महर्षि कणाद जो थे हमारे, उन्होंने कण के बारे में बताया था, परमाणु के बारे में बताया था। ये पुरानी कहानी है, एग्जैक्टली अभी मुझे डेट याद नहीं आ रही है इसलिए मैंने वहां पर लिखी नहीं है, आप वो देख लीजिए। ठीक है, चलो तो परमाणु की जानकारी इसको यहां से हटा देते हैं। हजारों साल पहले यहां पर लिख देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो हजारों साल पहले, ठीक, तो हजारों साल पहले किसने दी? कैसे परमाणु और तत्व और द्रवों के बारे में पता चला? ये सब की कहानी अभी किसी को भी पता नहीं है। ठीक है, चलो तो प्राचीन नाम यदि दिया जाए तो आप बात करेंगे महर्षि कणाद की। आधुनिक विज्ञान के बारे में बात की जाए तो सर जॉन डाल्टन की, जिन्होंने अपनी आजीविका शुरू की थी एक शिक्षक के रूप में। नोट किया जाए, बढ़ेंगे आगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, हम सवाल करेंगे, उसका आंसर देखेंगे और उसके पीछे जो छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में छुपा होता है किसी भी चैप्टर का एक पैराग्राफ और बहुत सारा नॉलेज। हम साथ में नॉलेज को भी लेकर चलेंगे। बात समझ में आ गई? चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है, क्या कहलाता है? तो ऐसे पुंज को हम कहते हैं बहुपरमाणुक आयन। अब आयन क्या होता है वो देख लेते हैं। देख लो, बात होगी सबसे पहले आयन की। किसकी बात होगी? तो सबसे पहले जो बात है वो होगी आयन की। अब आयन क्या होता है? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। किसी, ध्यान से देखना, ठीक है, किसी अणु या आपका परमाणु, रुको ध्यान से देखना, यहां पर लिख रहा हूं, किसी अणु या परमाणु। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। सॉरी, एक आपका नाभिक हो गया और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। नाभिक के अंदर दो और आपके कण होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। तो कोई भी अणु जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बड़ा आसान होता है कंपेरेटिवली आपके प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन को बाहर निकालने से। बात समझ में आ गई? तो देखिए, किसी अणु या परमाणु से या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन आपके जो हैं जुड़ेंगे या बाहर निकलेंगे। तब जाकर निर्माण होता है किसका? तो ध्यान से देखिएगा, तब जाकर निर्माण होता है किसका? आयन का। आयन का। बात समझ में आ रही है? तो इसके बाद आप ये यहां से ऐसा लिख दीजिएगा, आप यहां पर भी एक ऐसा एरो जो है लगा दीजिएगा। बात समझ में आ गई? तो अणु हो परमाणु हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कॉन्सेप्ट सीखना है और टॉप करके दिखाना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो कोई भी अणु या फिर परमाणु से या में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे या फिर बाहर निकलने पर बनता है आपका आयन। समझने के लिए एक तरफ चलते हैं भाई, एक परमाणु लेते हैं हम, तो ये जो आयन होते हैं ये परमाणु के भी होते हैं और अणुओं के भी होते हैं। अब परमाणु के आयन जो है उसमें एक प्रकार के तत्व रहेंगे। कैसे तत्व रहेंगे? जैसे कि आपका Na+ है, या फिर आपका Cl- है, या फिर आपका O2- है, या फिर आपका कहां लिखा जाए तो यहां लिखा जाए Al3+ है। बात समझ में आ रही है? पर यदि आप बात करेंगे अणुओं के आयन की, ठीक है ना, हम आयन देख रहे हैं परमाणु के लिए और किसके लिए? अणु के लिए। तो आप देखो 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 SO4 2-, तो ये आपका क्या है भाई? ये सल्फेट आयन है। पर यदि आप बात करें यहां पर तो ये देखो, ये आपका नाइट्रेट आयन है।
कुछ इसी तरीके से हम बात करें, एक और उदाहरण कहां लिया जाए, क्या आपने परिभाषा नोट कर ली है? मैं कुछ एक उदाहरण और नीचे ले लेता हूं। ये यहां पर CH3COO नेगेटिव, तो ये एसिटेट आयन है। OH माइनस, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन है। PO43 माइनस, तो ये आपका फॉस्फेट आयन है। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल सी कहानी थी। तो इस तरीके से क्या होता है, परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है। जैसे एक और ले लेते हैं, सब अपने घर की बात है, आपस में सारे कॉन्सेप्ट्स को निपटा देंगे। बात समझ में आ गई? देखो, परमाणुओं का पुंज तो दिख रहा होगा, देखो 4 ऑक्सीजन 1 फास्फोरस 5 पुंज हैं, 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। कुछ इसी तरीके से आपका 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, फिर 1 कार्बन, फिर 2 ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कितने सारे परमाणुओं के जो पुंज हैं उसके ऊपर लगा हुआ है आपका आयन। कौन से आयन लगे हुए हैं? तो भैया धन आयन लगा हुआ है, या ऋण आयन लगा हुआ है, ऋण आयन लगा हुआ है, ऋण आयन लगा हुआ है। तो परमाणुओं का ध्यान से देखेंगे आप यदि, राइट, तो परमाणुओं का समूह जिसके ऊपर लगे हुए हैं आयन की तरह कुछ आवेश, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं बहुपरमाणुक आयन या फिर पॉली एटॉमिक आयन। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, ये जो आयन होते हैं ये परमाणु के भी होते हैं और आपके अणुओं के भी होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ये जानते हैं कि सर जो आयन होंगे ना वो सिर्फ परमाणु के होंगे, अणु के नहीं होंगे। अणु के भी आयन हो सकते हैं। आयन हर वो चीज है जिसका कोई रासायनिक सूत्र है और जिसके ऊपर, दुनिया की कोई भी चीज जिसका यदि रासायनिक सूत्र है और यदि उसके ऊपर कुछ प्लस या माइनस जैसा कुछ लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? वो होगा आपका आयन। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी। इसका एक डिवीजन लिखवा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा काम आएगा आपको, हमेशा के लिए काम आएगा आपको। इसका एक डिवीजन जो है वो लिखवा देता हूं और इसको यहां से करते हैं टाटा बाय बाय। ध्यान से देखिएगा, दुनिया की हर वो चीज जिसका रासायनिक सूत्र होता है, तो मैंने उसके बारे में लिखा है रासायनिक, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, रासायनिक नहीं यार, थोड़ा पीछे करते हैं इसको, देखो, रुको, अब जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर ही लेते हैं ना। चलो ये लो, रासायनिक सूत्र वाले। तो रासायनिक सूत्र वाले कितने होते हैं? तो रासायनिक सूत्र वाले जनरली 2 प्रकार की चीजें होती हैं, राइट। तो रासायनिक सूत्र वाले जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उदासीन, दुनिया की हर वो चीज जिसका रासायनिक सूत्र होता है, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, हीलियम, कार्बन, जितने भी आपके तत्व होते हैं वो आते हैं, उसी को हम कहते हैं रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र वाली जो चीजें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक उदासीन होती हैं और एक आवेशित होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आवेशित चीजें होती है ना, चलो उदासीन जो है उसका भी फर्दर आपका डिवीजन है, कैसे है ध्यान से देख लेना। उदासीन जो होती है उसमें भी 2 चीजें होती हैं, एक आपका परमाणु होता है, ध्यान से देखिए, एक आपका परमाणु होता है और एक आपका अणु होता है। नहीं किया है चैप्टर रिवीजन, नॉट टू वरी, सब कुछ सिखा रहा हूं बढ़िया तरीके से, ठीक है। और आवेशित जो होते हैं उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, अणु आवेशित और आपके परमाणु आवेशित। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ठीक। अब जो चीज करने जा रहे हैं उसको बड़े गौर से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ऐसे कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता सकते हैं कि इसके अंदर छुपे हुए हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कैसे? देखो, अब उदासीन का मतलब क्या है? जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल से है। उदासीन जो है इसका मतलब होता है आपका न्यूट्रल। और आवेशित का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है चार्ज्ड। और चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो भाई 2 टाइप के होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब एक काम करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं, देखना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग बोलते हैं आयन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ही हम लोग बोलते हैं आयन। ध्यान से देखना, मस्त तरीके से इसको दिमाग के अंदर फिट कर रहा हूं। तो इसी को हम बोलते हैं आयन।
बात समझ में आ गई। अब उदाहरण लेंगे, सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर फिट। परमाणु की यदि आप बात करोगे तो ये रहा आपका सोडियम, ये रहा आपका क्लोरीन, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये रहा आपका एल्यूमिनियम। कुछ ऐसे ले लिए हमने। अणु की यदि हम बात करेंगे तो हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका H2SO4, जैसे कि आपका नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, जैसे कि आपका जीवन वाला जल। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना जो चीज बना रहा हूं, देखो अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको सबसे ऊपर जो है सोडियम का आपको परमाणु दिख रहा है? कैसा भाई? उदासीन है, कोई भी आवेश नहीं है। इसने अपना जब एक इलेक्ट्रॉन दान किया तो ये बन गया Na+। पर यदि हम चलें क्लोरीन की तरफ तो ये बन गया Cl-। पर बात करें यदि ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन बन गया O2-। और यदि एल्यूमिनियम की बात करें तो ये बन गया Al3+। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो परमाणु हैं वो न्यूट्रल यदि हैं तो उसको परमाणु बोलेंगे। पर यदि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाएं, सोडियम और एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए जाएं, या फिर क्लोरीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ला दिए जाएं, तो वो बन जाता है आपका आयन। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी। तो ये क्या बन गया? आपका आयन बन गया। क्लियर? अब चलते हैं अणु की तरफ। अब ये H2SO4 जो है ये टूट जाएगा भाई दो भाग में। कौन से दो भाग में? तो एक तो ये टूट गया आपका किस में? ध्यान से देखो, तो एक तो ये टूट गया, कलर बदला जाएगा, और एक तो ये टूट गया किस में? और बदला जाएगा, मजा नहीं आ रहा है, SO4 2- में, H2H+ में और SO4 2- में। तो यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि अणु प्रकार का है। क्यों अणु प्रकार का है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा या तो एक प्रकार के या फिर अलग अलग प्रकार के जो हैं वो क्या हैं? आपके परमाणु हैं। जैसे कि हम बात करें O2+2 की, या फिर हम बात करें O2 2- की। बात समझ में आ रही है? तो ये सभी जो है वो अणु वाले आपके आवेशित कण हैं। तो दुनिया की हर वो चीज जिसका रासायनिक सूत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं वो भी लिख लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये होते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ। तो ये क्या होते हैं? तो ये हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ का मतलब ये कि जिनके क्या होते हैं? रासायनिक सूत्र होते हैं। अब जैसे शहद है, शहद आपको शुद्ध लगता होगा, कैसे भाई? दैनिक जीवन के हिसाब से। पर यदि हम बात करें केमिस्ट्री की तो शहद जो है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसका रासायनिक सूत्र नहीं होता। ब्लड जो है वो शुद्ध नहीं है क्योंकि उसका रासायनिक सूत्र नहीं होता। तो जितनी भी चीजें शुद्ध पदार्थ की होती हैं उन सबका जो है एक रासायनिक सूत्र होता है रसायन विज्ञान के हिसाब से। और यदि उसका रासायनिक सूत्र होगा तो वो दो प्रकार के होंगे आपके, उदासीन यानी कि न्यूट्रल और आवेशित यानी कि आयन। अब जो उदासीन है वो परमाणु अणु दोनों हो सकते हैं, जो आपके आवेशित या आयन है वो परमाणु के भी हो सकते हैं और आपके अणु के भी हो सकते हैं। और अब एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपका जो दिमाग है उसको ऐसे हिला डालेगा। बात समझ में आई? अब जब इन परमाणुओं को हम जमा करते हैं तो हमें मिलता है तत्व। अणुओं को जब हम जमा करते हैं तो हमें मिलता है यौगिक। तो एक समान अणुओं से मिलकर बना हुआ जो पदार्थ है वो यौगिक है, एक समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ जो पदार्थ है वो आपका तत्व है। हो गया रिवीजन? मजा आया? कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? चलो, पूरे चैप्टर का बढ़िया तरीके से हमने कर लिया है रिवीजन, एक टॉपिक को जो भी अभी अभी निपटाया है हमने। तो अब क्योंकि आप ये सीख गए हो, चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। तो सवाल क्या था? बहुपरमाणुक आयन। इसको भी नोट करो। कर लिए हो? ठीक। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। एक अधातु का नाम जिसकी संयोजकता एक होती है, कोई भी हो सकता है अधातु का नाम, ठीक है? तो देखो, इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। जब अधातु की बात होगी तो आपको पी ब्लॉक में मिलेंगी चीजें अधातु वाली। हाइड्रोजन इकलौती ऐसी अधातु है जो कि एस ब्लॉक में एग्जिस्ट करती है। तो अधातु जो है जिसकी संयोजकता एक होती है, एक संयोजकता का मतलब ध्यान से देखना, एक संयोजकता, ठीक है? और सवाल पैदा होता है कि ये संयोजकता क्या है। तो मैं कॉन्सेप्ट को भी साथ में कैरी कर रहा हूं। अब आपकी जो संयोजकता है उसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। संयोजकता का मतलब है कि अष्टक पूरा करने
कि अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या आदान प्रदान, ये ध्यान से देखिए, सिंपल सी कहानी है, राइट। तो अष्टक पूरा करने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या आदान प्रदान जो होता है, प्रदान की, ध्यान से देखिएगा, आदान प्रदान की कहा गया संख्या। तो संयोजकता सिर्फ एक संख्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है। संयोजकता जो है स्टूडेंट्स वो सिर्फ एक संख्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? पक्का जी। तो अब हम बात करेंगे ऐसे अधातुओं की जिनकी संयोजकता कितनी होती है भाई, एक होती है। ध्यान से देखो, तो कौन से हो सकते हैं? तो ये आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, ये लो। तो एक तो आपका हाइड्रोजन है, एक तो आपका क्या है, तो चलो इसको ऐसे लिख देते हैं जल्दी में, ठीक है। तो एक तो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है, तो ये H होता है, परमाणु क्रमांक 1 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 है। तो ये क्या करता है, किसी और से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और इसकी संयोजकता 1 हो जाती है। पर यदि आप बात करें फ्लोरीन की या फिर जो है नमक बनाने वाले क्लोरीन की, तो रुको, तो फ्लोरीन हो गया आपका 9, क्लोरीन हो गया आपका 17। इनका यदि आप परमाणु क्रमांक देखेंगे और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसका 2 है और 5 है, नहीं सॉरी 2 है और 7 है, और इसका 2, 8 और 7 है। अब यदि स्टूडेंट्स आप इसकी अंतिम कक्षा पर गौर फरमाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, 7 है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का दान, नहीं गलत बात, एक एक इलेक्ट्रॉन का धारण करेंगे और अपना अष्टक जो है वो पूरा कर लेंगे। अष्टक का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, अष्टक का मतलब क्या होता है, आपका अष्टक होता है अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे कैसे भी हो। बात समझ में आ रही है? तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आपके होने चाहिए, इसी का मतलब होता है अष्टक पूरा करना। तो देखो ना, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये दोनों ही कैसे आपकी अधातु है, आयोडीन और ब्रोमीन भी इसी ग्रुप में आता है। तो मतलब ये हुआ कि अष्टक पूरा करने के लिए यदि एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं उसकी संयोजकता। तो किसकी होगी, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो हैं आपके आंसर होंगे। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। मैं लेकर चल रहा हूं आप लोगों को अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलो नोट कर लिया, अब चलेंगे आगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर बड़ा सिंपल है। हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी और चीजों को जिसका इस चैप्टर में हम उपयोग करने वाले हैं। नोट कर लो, ठीक है भाई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो नैनो होता है इसका मतलब बहुत छोटा होता है, तो नैनोमीटर होगा क्या, तो बड़ी सिंपल से कहानी है, 10⁻⁻⁹ मीटर जो है ये नैनो होगा। देखो 10⁻⁻⁹ नैनो होगा और ये आपका मीटर होगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मीटर ही नैनो में होगा, दुनिया की कोई भी चीज जो है वो नैनो में, पिको में, माइक्रो में, फेम्टो में, गीगा में, मेगा में और टेरा में हो सकती है। बात समझ में आ गई? तो 1 नैनोमीटर कितना होगा, तो ये होगा आपका 10⁻⁻⁹ मीटर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, बड़ा बढ़िया सवाल है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अच्छा एक और चीज, हमने स्टार्टिंग के जो 20-25 मिनट है उसमें पूरे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। अब यहां पर जब हम सवाल लगाएंगे स्टूडेंट्स तो हमें होने वाला है बहुत ही ज्यादा फायदा। क्यों होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि रासायनिक सूत्र का मतलब क्या है, तो देखो लिखा हुआ है किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। रासायनिक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के प्रतीकों के माध्यम से प्रकट किया जाता है, जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ना। अब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में कौन हो गया, कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो हम इसकी एक परिभाषा और बना देते हैं, ध्यान से देख लो। रासायनिक सूत्र की एक परिभाषा जो है वो और चलेगी, कौन सी चलेगी, ध्यान से देखिए। किसी
भी शुद्ध पदार्थ, है ना, दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं, किसी भी शुद्ध पदार्थ, कोई भी हो सकता है। अब दो ही प्रकार के आपके पास शुद्ध पदार्थ होते हैं, या तो आपके पास तत्व होता है या फिर आपके पास यौगिक होता है, ठीक है। किसी भी शुद्ध पदार्थ कौन से, तो आपके पास तत्व है और यौगिक है। चलो, तत्व है और कौन सी चीज है, तो आपके पास तत्व है और आपका यौगिक है, दैट्स ऑल, खेल खत्म, इतनी सीधी कहानी, राइट। तो किसी भी शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक को बेसिकली, नॉट के, यौगिक को चिन्ह द्वारा दर्शाना जो रहेगा, राइट, चिन्ह द्वारा जो दर्शाना रहेगा वही कहलाता है रासायनिक सूत्र। सिंपल सी कहानी थी। अब जब मैं कह रहा हूं यौगिक तो उसके अंदर अणु होंगे, जब मैं कह रहा हूं तत्व तो उसके अंदर परमाणु होंगे। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी शुद्ध पदार्थ जो है उसका होता है रासायनिक सूत्र, और किसी भी शुद्ध पदार्थ को तत्व, जैसे कि तत्व हो गया, यौगिक हो गया, को चिन्ह द्वारा दर्शाना। अब हमने क्या किए हुए हैं, जितने भी तत्व होते हैं उन सबको अलग अलग तरीके से चिन्ह दे दिए गए हैं। ये काम किया है IUPAC ने, मतलब सोडियम यदि है तो Na होगा, कार्बन यदि है तो C होगा, ऑक्सीजन यदि है तो O होगा। बात समझ में आ गई? अब देखो दर्शाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात देखो, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, और ले लेते हैं कुछ और, हीलियम है। तो भाई ये तो बात हो गई आपके तत्वों के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यौगिकों के बारे में। तो ये लो, यौगिकों का तो भंडार है हमारे आसपास। मीथेन की बात करो, H2SO4 की बात करो, जल ही है जीवन की बात करो, या फिर बात करो स्वाद अनुसार नमक के बारे में। साथ में आप बात करेंगे चूने के पानी के बारे में। तो इन सारी चीजों में आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जितने भी प्रकार के यहाँ पर हमारे पास तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, उसके जो भी चिन्ह होते हैं, राइट, उन चिन्हों को इस तरीके से हमने क्या कर दिया भाई, दर्शा दिया, है ना। और जिस तरीके से हमने उसको लिखा चिन्हों के माध्यम से, उसी को हम कहते हैं रासायनिक सूत्र। तो कहने का मतलब ये कि यदि ये सवाल छोटा आता है, कम अंकों के लिए आता है, तो आप क्या करेंगे, आप या तो ऊपर वाली परिभाषा लिखें या फिर आप नीचे वाली लिखें। पर यदि ये दीर्घ उत्तरीय में आता है सेम क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों को पढ़ना है, समझना है और मर्ज करके अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी। चलेंगे आगे अगले सवाल की तरफ। चलिए, अब अगले सवाल में हमसे कंप्यूटर साहब क्या पूछना चाहते हैं, ये हमसे पूछना चाहते हैं कि हाइड्रोजन के जो अणु है उसकी परमाणुकता क्या होती है। तो सीधी कहानी यह है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु होगा वो H2 के रूप में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक अणु में, ध्यान से देखो, इसका मतलब हुआ कि एक अणु में दो परमाणु हैं आपके पास। एक अणु में आपके पास क्या है, तो एक अणु में आपके पास है दो परमाणु, इसीलिए इसकी द्विपरमाणुकता होगी। ठीक है, तो आपके जो तत्व होते हैं या परमाणु होते हैं, ये अलग अलग परमाणुकता के साथ में पाए जाते हैं। अधिकतर आपके जो तत्व हैं वो धातु हैं और वो एक परमाणु होते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो द्विपरमाणु होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, राइट। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुपरमाणविक होते हैं, जैसे कि आपका फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अणु की परमाणुकता क्या है, तो द्वि है। सिंपल सी कहानी, आगे बढ़ेंगे। चलो नोट कर लो। कार्बन का एक परमाणु अभिक्रिया के दौरान क्लोरीन के कितने परमाणुओं से आबंध बनाएगा और आपका जो है अणु बनाएगा। तो सिंपल सी कहानी है, जो उसकी संयोजकता होगी। तो कई बार हम लोगों ने संयोजक इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के बारे में ध्यान से पढ़ा है। जो उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। तो रुको, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, मेरे को जाना पड़ेगा रबर के पास में। ठीक है, तो जो उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। और ये जो आपकी संयोजकता है, इस खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही कर देते हैं। कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयोजकता और आबंधों की संख्या और संयोजक इलेक्ट्रॉन और आवेश बता सकते हो। ध्यान से देखना, एक ही टेबल में सारे कॉन्सेप्ट्स को निपटा रहा हूं मैं। देखो, बड़ी सिंपल सी कहानी है। कार्बन का एक परमाणु अभिक्रिया के दौरान क्लोरीन के कितने परमाणुओं से आबंध बनाता है, राइट। तो जो उसकी संयोजकता होगी। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये क्या चीज है। तो ध्यान से सुनो,
अब 1 मिनट के लिए वीडियो रोक लो, आपके आसपास कोई भी 11th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी यदि है तो उसको बुला लो, क्योंकि अब जो चीज मैं पढ़ाने वाला हूं इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा तत्व कितने आबंध बनाएगा और उसकी क्या होगी संयोजकता। ध्यान से देखना। तो एक काम करते हैं, हम एक तरफ लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहीं पर कर लेते हैं ये खेल, ठीक है। एक तरफ हम लिखते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो एक तरफ जो है वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हम कौन सी चीज लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना, बड़ा आसान है। संयोजक इलेक्ट्रॉन को अब मैं ऐसे लिख देता हूं, एक तरफ मैं उसके पड़ोस में लिख रहा हूं संयोजकता, संयोजकता हो गया, संयोजकता, संयोजकता, और यही हो गया आबंधों की संख्या, और उसके पड़ोस में जो चीज लिखी जा रही है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, और ये होगा आपका आवेश। अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी क्लास में हो, 5 मिनट में जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो दिमाग के अंदर होने वाला है आपके फिट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, है ना, और यहां पर हम ले लेते हैं तत्व। चलो ये लो, यहां पर हमने जो है वो ले लिया है आपका तत्व, ठीक है। तो अभी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है देख लो, 1 2 3 4 5, और इन पांचों भाग को पढ़ने के बाद आपको सारा का सारा जो खेल है वो क्लियर ही हो जाएगा। ध्यान से देख लेना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखो, संयोजक इलेक्ट्रॉन यदि आपके कितने हैं, इससे हम बता सकते हैं संयोजकता या फिर आबंधों की संख्या और आवेश। यदि आपके संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, थोड़ा ऊपर और ऊपर 6 7 और यहां पर 8 है, राइट। तो संयोजकता क्रमशः कितनी होगी, 1, क्रमशः की जरूरत नहीं है, 2 3 और 4। पर यदि 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 आपके संयोजक इलेक्ट्रॉन यदि 5 हैं तो सामान्यतः ये 3 होगी, ये 6 होगी, ये 1 3 हो गया, इसके बाद सॉरी ये 2 होगी, इसके बाद ये 1 होगी, और ये आपकी 0 हो जाएगी। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है क्योंकि वो, हाँ ऐसा 5 था ना, तो यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 1, और यहां पर आ जाएगा 0। चलो इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ऐसा बात समझ में आ गई। तो यही संयोजकता है, यही आबंधों की संख्या है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यही आवेश होगा, पर उसके लिए मुझे आपको एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक उदाहरण ले रहा हूं यहां पर किसका, देखो अब मान लेते हैं कि मैंने उदाहरण लिया है मैग्नीशियम का, ठीक है। तो मेरा जो तत्व है वो है आपका मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो ये हो जाएगा 2 8 और 2। मैं एक उदाहरण और ले रहा हूं, ठीक है, मैं कार्बन के टर्म्स में ले रहा हूं दूसरा उदाहरण जो है वो, तो आपका कार्बन जो है वो हो जाएगा आपका 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 4। और मैं क्लोरीन के लिए ले रहा हूं जिसके संयोजक इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो ये क्लोरीन है, ये 17 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 और 7। अब देखो खेल खत्म, बात समझ में आई। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब आप मुझे बताइए, क्या मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा? मैग्नीशियम यदि अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा, राइट, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का यदि दान करेगा, इसका मतलब देखो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने मैग्नीशियम में, 2 हैं, कार्बनिक कितने, 4 है, क्लोरीन के कितने, 7 है। अब यदि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉनों का आपका दान किया हुआ है, इसका मतलब इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन भी 2 थे, संयोजकता कितनी है आपकी, 2 है। मतलब अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या फिर स्थानांतरण या फिर आपकी साझेदारी जो होती है स्टूडेंट्स, उसी को हम कहते हैं संयोजकता। यही आपके आबंधों की संख्या है। तो मैग्नीशियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे, यही इसकी संयोजकता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन है, और यही इसकी संयोजकता है। और आबंध कितने बनाएगा, तो आबंध जो है ये 2 बनाएगा, और आवेश इस पर कितना होगा, तो इस पर जो आवेश है वो होगा आपका +2। सवाल पैदा होता है कि सर इसके ऊपर धन आवेशित क्यों है, तो बड़ी सिंपल सी कहानी कि इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया है, इसने इलेक्ट्रॉन जो है उसका दान किया है। पर यदि हम बात करें किसकी, क्लोरीन की,
तो क्लोरीन की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, तो 7, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने, तो 7। तो अब इसको यदि क्या करना है आपको, आप ध्यान से देखिए, यदि इसको आपको अष्टक पूरा कराना है तो आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन मंगवाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सिंपल सी बात है, बाहर से हम लोग जो है एक इलेक्ट्रॉन मंगवा लेते हैं। तो बाहर से जो है एक इलेक्ट्रॉन ये मंगवाएगा और एक इलेक्ट्रॉन मंगवाने से इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है ना, इसकी संयोजकता क्या होगी, तो अब इसकी संयोजकता क्या होगी, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। अच्छा, आबंध भी कितना बनाएगा, तो ये आपका एक आबंध बनाएगा, बस खेल खत्म। अब ये बताओ इसने इलेक्ट्रॉन दिया या फिर लिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इसका जो आवेश है इलेक्ट्रॉन लेने के कारण -1 हो जाएगा। तो आपको यदि ये टेबल क्लियर है, कुछ इसी तरीके से हम कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्बन का जो आबंध है वो 4 होगा और आवेश कैसा होगा, तो +-4 होगा। हाइड्रोजन से जुड़ा है तो -4 होगा, क्लोरीन से जुड़ा है तो +4 होगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जो है आप तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, आबंधन और आवेश वाली जो कहानी है उसको बढ़िया तरीके से देख सकते हो। तो तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और आबंध और आवेश, पूरी केमिस्ट्री की पूरी हम लोगों ने बढ़िया तरीके से उड़ा दी है धज्जियां। क्योंकि अब देखो, ये आने के बाद आपको कोई भी सूत्र, फॉर्मूला और बहुत सारी जो चीजें हैं वो परेशान नहीं कर सकती। तो अब इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बात कार्बन की हो रही थी, तो कार्बन की संयोजकता 4 है, संयोजक इलेक्ट्रॉन 4 है, आबंधों की संख्या जो है वो भी कितनी है, 4 है, और यही होगा हमारा आंसर। बात समझ में आ गई, नोट करो। कर लिया, पक्का जी, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब बात हो रही है कि 18 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, जल का सूत्र लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा H2O। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर किसकी, तो मैं बात कर रहा हूं भाई यहां पर 1 मोल जल। तो 1 मोल जल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 18 ग्राम के बराबर होता है। और ऐसा क्यों होता है वो भी हम देख लेते हैं। भाई देखो, 2 हाइड्रोजन है, एक का 1 होता है, एक हाइड्रोजन जो है उसका 1 AMU होता है और ऑक्सीजन जो है उसका 16 होता है। आप दोनों को जोड़ दो, 18 ग्राम आ जाएगा। और इसमें एक जानकारी और है, उसको भी लिख लेते हैं, राइट। तो रिवीजन भी चलता रहेगा। चलिए, तो जब आप बात करेंगे 1 मोल जल की, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें ये सारी कहानियां होंगी। देखिए, 6.022 गुणा 10 की घात 23 जल के क्या होंगे, तो जल के होंगे अणु, परमाणु नहीं, क्या होंगे, क्योंकि परमाणु से मिलकर बना हुआ है तो इसके क्या हो जाएंगे, इतने अणु हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, नोट करो, सिंपल सी कहानी थी, आगे बढ़ते हैं। ठीक, और मुझे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको ये सारी चीजों में मजा आ रहा है और बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हमने एक वीडियो बनाया, हमने इंटरनेट पर डाल दिया, फिर हम आगे बढ़ गए। बात समझ में आ रही है। हमारा उद्देश्य है कि यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपकी पूरी चीज समझ में आनी चाहिए, क्लियर है, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए और आपको अपनी कक्षा में, स्टेट में, कंट्री में जो है टॉप करना है। क्लियर हो गई कहानी, तो अब इसको नोट करेंगे। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। चलो, एक अधातु जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, बड़ी सिंपल सी कहानी है, नाइट्रोजन है, बहुत ही बढ़िया था। 1 से लेकर 30 तक तो ऑलमोस्ट मेरे सभी स्टूडेंट जो हैं उनको याद है परमाणु क्रमांक और आपके जो परमाणु तत्व हैं वो सब। तो आगे बढ़ते हैं। एनायन जो कि -2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, ठीक है, तो एनायन क्या होता है, तो ऋणायन होता है। आयन आपके 2 प्रकार के होते हैं। देखो, आपकी जो आयनों की कहानी है वो 2 प्रकार की होती है। कौन से कौन से, तो भाई एक तरफ तो आपके क्या है, धनायन है, तो एक तरफ तो आपके धन आयन है और एक तरफ जो है वो आपके ऋणायन है, ऋणायन। तो जो धनायन है बेसिकली वो क्या है आपके, ये आपके कैट आयन है और ये आपके एन आयन है। ये कैटायन को मैं बचपन में कैशन पढ़ा करता था, हिंदी मीडियम वालों के साथ ये दिक्कत होती है कई बार, ठीक है। तो ये वाला आपका जो है वो क्या है, आपका एन आयन है।
चलिए भाई, तो ये एनायन हो गया, ऊपर वाला जो है वो आपका कैटायन हो गया। बात समझ में आई। अब धनायन जो होता है वो कब बनता है वो भी देख लेते हैं, तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। धनायन इलेक्ट्रॉन दान करने पर, और ऋणायन कब बनता है? इलेक्ट्रॉन धारण करने पर, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रकार की नेगेटिव पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन धारण करने पर, दैट्स ऑल। बस बात खत्म हो गई। अब क्या बात हो रही है? एनायन ऋणायन जो कि 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, -2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। बड़ी सिंपल सी कहानी है, लेकर चलते हैं ऑक्सीजन के पास, थोड़ा सा इसका जो दुख दर्द है उसको बांट लेते हैं बेचारे के साथ, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। अब आपका ये जो ऑक्सीजन है इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 6 है, मतलब ये कि अष्टक से 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स? कम पड़ रहे हैं। तो ये क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है? तो मैं यहां पर सीधे लिख देता हूं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन धारण करेगा और कैसा बन जाएगा? तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन धारण किए और ये बन गया आपका O2-, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स? तो वो होता है आपका कैसा? ऋणात्मक। इसलिए क्या होगा कि इसके ऊपर आ जाएगा आपका ऋण आयन, और ये कैसा होगा? तो ये बन जाएगा आपका ऋणायन या फिर एनायन। बात समझ में आ गई? नोट करो, चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस हैं। कोई डाउट यदि है तो जैसा कि आप हमेशा करते हो कमेंट बॉक्स में रख दो, चलेगा। स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो ये थे हमारे मिस्टर प्राउस्ट, जिनका पूरा नाम था आपका J.L. प्राउस्ट। तो नोट किया जाए, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और आगे बढ़ेंगे। AMU का पूरा नाम क्या है? तो ये है आपका एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? इकाई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगी आपकी परमाणु इकाई द्रव्यमान। तो ये हो जाएगी आपकी परमाणु इकाई द्रव्यमान, दैट्स ऑल। तो परमाणु इकाई द्रव्यमान है आपका एटॉमिक मास यूनिट। इसकी कुछ, इसको हम यू भी कहते हैं, यानी कि यूनिट भी कहते हैं, और इसका मान होता है 1.66 × 10⁻। और भी लंबी कहानी है, वहां तक जाने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, दैट्स ऑल। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एटॉमिक मास यूनिट या फिर आपका परमाणु इकाई द्रव्यमान की, है ना? नोट करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो और आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है, हीलियम का पूरा रहता है, हाइड्रोजन जो है वो अष्टक पूरा नहीं करता, वो द्विष्टक पूरा करता है, यानी कि वो 2 अपने अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, तो अष्टक की जगह पर यहां पर आ जाएगा आपका। बट परीक्षा में अष्टक के नाम से ही आएगा, पर यदि अष्टक की जगह कभी कभी कुछ एक स्टेट बोर्ड की परीक्षा में यदि द्विष्टक के नाम से आता है, बात समझ में आ रही है? तो उसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो द्विष्टक पूरा करने के लिए अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दैट्स ऑल। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके होने चाहिए। क्लियर हो गई कहानी? पक्का जी, नोट किया जाए, चल रहे हैं आगे। चलो, उस वैज्ञानिक का नाम दीजिए जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, वो थे हमारे सर जॉन डाल्टन, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से परमाणु के सिद्धांत के बारे में बात की, और ये थे हमारे सर जॉन डाल्टन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। IUPAC क्या काम करता है? बड़ी सिंपल सी चीज है। क्या आपको पता है दुनिया में अलग अलग प्रकार के जो हैं आपके राज्य हैं, अलग अलग प्रकार के देश हैं, जैसे दुनिया में अलग प्रकार की आपकी विभिन्नताएं हैं, ऐसे ही क्या होता है कि विज्ञान में भी कई विभिन्नताएं होती हैं। अब भाई आपने ऑक्सीजन को O कहा, कोई और हो सकता है P कह दे, कोई और OX कह दे, कोई और कुछ भी कह सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया, पूरी दुनिया में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम बोलते हैं IUPAC।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं IUPAC। और IUPAC का काम क्या है? IUPAC तत्वों के नाम प्रदान करता है और प्रतीक चिन्ह प्रदान करता है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आप सब लोगों को, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है ऑरम। क्या लिखा हुआ है? ऑरम, राइट। इसी का मतलब होता है चमक, ठीक है। यहां से एक चिन्ह लिया गया और क्या लिया गया? AU। अब ऑरम बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है, तो इसके लिए इन्होंने एक नाम दिया और उसको इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा गोल्ड। बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमारा स्वर्ण है, सोना है, जिसको हम गोल्ड कहते हैं, इसका आप यदि परमाणु चिन्ह देखेंगे, राइट, तो ये आपका क्या होगा? AU होगा। तो किसने दिया? किस संस्था ने दिया? तो संस्था का नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि IUPAC। तो इसका नाम है। तत्वों के नाम और प्रतीक, तत्वों के साथ साथ यौगिकों के भी, वो भी लिख दो आप, तत्वों के साथ साथ और किसके? तो यौगिकों के भी। तो सिंपल सी बात थी, तत्वों यौगिकों के नाम देगा और क्या करेगा? प्रतीक चिन्ह जो है वो प्रदान करेगा, है ना। तो इसको नोट कर लो। ऐसे ही बहुत सारे हैं, सोडियम का Na हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया, हाइड्रोजन का H हो गया, हीलियम का He हो गया। तो ये सब कौन बताया हमें? तो ये बताया हमें किसने? IUPAC ने। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। परमाणु त्रिज्या मापने की जो इकाई है उसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए, परमाणु त्रिज्या जो है वो 10⁹ मीटर से 10⁻11 मीटर तक हो सकती है। तो नैनोमीटर से शुरू होती है और आपके 10⁻11 मीटर पर खत्म होती है। तो बड़े परमाणु के लिए नैनोमीटर, छोटे परमाणु के लिए 10⁻11 मीटर। ये कहानी है, इसको नोट कर लो। चलो और आगे बढ़ेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु की परिभाषा लिखिए। एक यहां पर लिखी हुई है, दूसरी, तीसरी, चौथी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। कमेंट बॉक्स में यदि लिख सको तो लिख देना छोटी पर, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता ज्यादा। अपनी कॉपी में लिखनी है। उसके बाद जो मैं परिभाषा बताने वाला हूं उसके क्रॉस चेक करना है। तो पहले आप परमाणु की परिभाषा लिखेंगे अपनी कॉपी में, कमेंट बॉक्स में, फिर चलते हैं। चलिए भाई, तो आपकी जो परिभाषा है वो आसानी से बढ़िया तरीके से लिखकर हो गई होगी। अब परमाणु बेसिकली है क्या? तो एक ऐसा कण है, परमाणु सिर्फ एक कण है। बात समझ में आ रही है? अलग अलग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ सिर्फ एक कण है जो और दूसरे कणों का निर्माण करता है। तो एक कण, ठीक है, यदि हम कक्षा 9वीं के हिसाब से बात करें, क्लास 9 के हिसाब से यदि हम बात करें, तो एक ऐसा कण जिसमें 3 पार्टिकल होते हैं। एक कण जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई? एक कण जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, जो कि और दूसरे कणों का निर्माण करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये सिर्फ एक कण है, अलग अलग प्रकार से। अब एक बात बताओ, यदि हम प्रोटॉनों की संख्या में परिवर्तन करेंगे तो जो कण होगा उसका प्रारूप भी बदल जाएगा। मतलब यदि आपके पास में 6 प्रोटॉन है, बात समझ में आ गई, तो ये कार्बन होगा। पर यदि आपके पास में 8 प्रोटॉन है तो यह आपका ऑक्सीजन होगा। और यदि आपके पास में 11 प्रोटॉन है, मतलब एक कण जो कि 11 प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, तो वो आपका सोडियम होगा। ठीक है, तो एक कण जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऋणावेशित होता है इसलिए नेगेटिव लिखा है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है, इसलिए जो है इसके लिए हमने वहां पर 0 लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी थी। चलिए, तो एक ऐसा कण जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, जिससे अणु यानी कि यौगिक, ठीक है, जिससे तत्व, और कौन सी चीजें? अणु यानी कि यौगिक, तत्व, ये दोनों जो है और किससे मिलकर बनते हैं? पदार्थ। आप, मैं, हम सब। बात समझ में आ रही है? मिलकर बने हुए हैं, ऐसी चीज को हम कहते हैं परमाणु, है ना। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, सिंपल सी कहानी थी। चलो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये मोल क्या है। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, मोल कुछ नहीं है, एक समूह की संख्या है ना। बिल्कुल एकदम सिंपल वाली बात है। तो मोल आपका क्या है? तो मोल जो है सिर्फ एक समूह संख्या है। दैट्स ऑल। सिर्फ एक
समूह संख्या है, इससे ज्यादा मोल जो है वो कुछ भी नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपका 100 में 100 होता है, दर्जन में 12 होता है, वैसे मोल में भी कुछ होता होगा, और जो होता होगा वो आपके सामने बताया जा रहा है। तो मोल क्या होगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23। इतने यदि कोई संख्या का समूह होगा तो इसको हम बोलेंगे एक मोल। बात समझ में आ गई? लिखा हुआ है। अब इसकी देखो वैज्ञानिक तरीके से इसकी जो परिभाषा होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कैसे होगी? मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 के, अब कार्बन 12 क्या है? तो कि जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन के अलग अलग क्या होते हैं भाई? समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? एक समान परमाणु क्रमांक होता है, पर परमाणु भार जो है वो कैसा होता है? वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बात समझ में आ रही है? तो मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 के इतने केजी में परमाणुओं की संख्या के बराबर कण होते हैं। मतलब इतने केजी में परमाणुओं की संख्या के बराबर कण होते हैं। पॉइंट हाँ बराबर है, या आप इसको 12 ग्राम भी ले सकते हो। चलो एक ही बात है, 1 2 3, तो ये 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 12 ग्राम कार्बन में जो परमाणुओं की संख्या है, 12 ग्राम कार्बन यदि आप लेते हो और 12 ग्राम कार्बन में, ठीक है, जो परमाणुओं की संख्या में कण होते हैं उस संख्या को हम कहते हैं एक मोल। नहीं आया समझ में? ध्यान से देखो, ये रही परिभाषा, इसकी तरफ हम लोग चलते हैं। ध्यान से देखो तो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? देखो सिंपल सी कहानी, कार्बन के, ध्यान से देखिएगा, कार्बन के C12 समस्थानिक कार्बन के C12 समस्थानिक राइट के 12 ग्राम में कार्बन के परमाणुओं की संख्या को कहते हैं क्या? कार्बन के परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? परमाणुओं की संख्या। और ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी एक मोल। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? तो ये कहलाती है आपकी एक मोल। दैट्स ऑल, बस इतनी सी बात थी। तो कार्बन का आपने एक समस्थानिक ले लिया, C6 12 इसको कह दिया, इसके 12 ग्राम आपने ले लिए, और उसमें जो परमाणुओं की संख्या है इसको आपने कह दिया भाई ये होगा आपका एक मोल। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो, सिंपल सी बात है ना। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर, घबराने की जरूरत ही नहीं है, एक एक सवाल जो है उसको बढ़िया तरीके से रख लेंगे हम लोग, है ना। अब देखो बात हो रही है भाई द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है, किसने दिया है, सारी बातें करेंगे। एक काम करते हैं, ये करने से पहले एक उदाहरण लेते हैं। छोड़ो क्या होता है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या होता है, मेरे को नहीं पता, भूल गया मैं। इधर देखो, ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक अभिक्रिया ली जिसके बिना जल जो है वो नहीं बन पाता है, और इस अभिक्रिया को मैंने इस तरीके से लिख दिया। बात समझ में आई? अब एरो के पहले जो चीज लिखी होती है ना उसको हम कहते हैं अभिकारक। चलो ये ठीक है, यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। यहां जो चीज लिखी होती है उसको हम उत्पाद कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। यहां तक भी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। अब आप एक काम करो, इधर कुल द्रव्यमान देखो, उधर कुल द्रव्यमान देखो, तो यहां पर कुल द्रव्यमान 4 ग्राम है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है 1 मोल का, राइट। और यहां पर जो है वो है आपका 32 ग्राम। दोनों को जोड़ा आपने, वहां देखते हैं। अब आपको बताइए कि जल जो है उसके एक अणु का जो द्रव्यमान है वो 18 ग्राम है, तो 2 का कितना होगा, तो 36 ग्राम, 36 ग्राम, 36 ग्राम। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों ही तरफ जो कुल द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान जो है दोनों ही तरफ, क्या वो एक समान नहीं है? यदि दोनों तरफ कुल द्रव्यमान एक समान है, इसका मतलब है कि जो द्रव्यमान है किसी अभिक्रिया में, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है किसी अभिक्रिया के दौरान। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात, किसी अभिक्रिया के दौरान, किसी अभिक्रिया के दौरान किसी अभिकारक और उत्पाद की तरफ कुल द्रव्यमान जो है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और ये जो नियम है इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी नियम होते हैं, लॉ होते हैं, सिद्धांत होते हैं स्टूडेंट्स, वो कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एक हाई लेवल कॉमन सेंस होता है बस, जिसको आप आसानी से समझ सकते हो। किसी अभिक्रिया के दौरान यदि
या किसी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। बस बात खत्म हो गई ना, नहीं आता, दैट्स ऑल, कोई परिवर्तन नहीं आता। बात समझ में आ गई। तो ये जो एक कॉमन सेंस वाली बात हुई थी कि भैया कुछ भी कर लो, एक तरफ अभिकारक है, एक तरफ उत्पाद है, इधर जो कुल द्रव्यमान होगा इधर भी वही कुल द्रव्यमान होगा। और ये जो बात है, ये जो कॉमन सेंस है, इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी थी। अब चलते हैं यहां पे, क्या बोल रहे हैं ये लो पढ़ लो। ये बोल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ऐसे नियम को हम कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न था इसलिए आपने छोटे में खत्म कर दिया। दीर्घोत्तरीय होता तो कैसा होता वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर। स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है, ध्यान से देखिएगा, स्थिर अनुपात का नियम में ये भी नहीं पता मेरे को क्या होता है। जो स्थिर अनुपात का नियम है ये पता ही नहीं क्या होता है। एक काम करते हैं, एक छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात करते हैं, है ना, और इसको यहां से हटाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने लिया 18 ग्राम H2O। मैंने क्या किया, मैंने 36 ग्राम H2O। और मैंने क्या किया, मैंने लिया 9 ग्राम H2O। इधर वाला 9 है, उधर वाला G है, कंफ्यूज नहीं होने का। बात समझ में आ गई। चलिए, तो 18 ग्राम H2O जब मैंने लिया तो इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। इसमें ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम है, हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम है। सही बात है। 36 ग्राम में आपकी जो ऑक्सीजन है वो 32 ग्राम है, राइट। और हाइड्रोजन जो है वो आपकी 4 ग्राम है। 9 ग्राम H2O में क्या हो रहा है, तो 9 ग्राम H2O में आपका जो 8 ग्राम है वो ऑक्सीजन है और जो 1 ग्राम है वो आपका हाइड्रोजन है। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी थी। अब खेल देखो, खेल यहीं शुरू हो चुका है। ध्यान से देखो कैसे, सब में अनुपात निकाल लो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात निकाल लो, कुछ मत करो। नियम क्या है भूल जाओ। बात समझ में आ रही है, सीधे कॉमन सेंस पर ध्यान दो, कुछ मत करो, अनुपात निकालो। 16/2, 16/2, 16/2 कितना, 16/2, ओके, 16/2, 16/2 कितना होगा, जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा आपका 8:1, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8:1। चलो यहां भी वही खेल खेलते हैं, यहां पर भी 8:1, ये भी खेल खेलते हैं, यहां पर भी आपका 8:1 होगा ना। 32 को 4 से विभाजित करोगे तो क्या आएगा आपका, 8:1 ही तो आएगा, राइट। क्या दिखा उधर, मतलब आप यदि कितना भी ग्राम ले लीजिए, देखिए आप 18 ग्राम लीजिए, 36 ग्राम लीजिए, 9 ग्राम लीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना मास ले रहे हैं, कितना द्रव्यमान ले रहे हैं। पर कितने भी आप ग्राम ले लीजिए जल के, वो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है, बात समझ में आ रही है, वो कैसा है, तो भाई नियत यानी कि कांस्टेंट, यानी कि एक समान अनुपात है। तो लिख दो एक समान अनुपात है। तो एक समान क्या है, तो अनुपात है, इसका मतलब ये होगा आपका निश्चित अनुपात का नियम। बस इतनी सी कहानी है, राइट। चलो नोट कर लो, देख लिया। चलते हैं प्रश्न की तरफ। यही था क्या, शुद्ध रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम उसके 4 ग्राम ले रहे हैं, 400 ग्राम ले रहे हैं, 10,000 ग्राम ले रहे हैं, 50 करोड़ टन वन जो भी लेना है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसका जो अनुपात रहेगा वो कैसा रहेगा, तो एक समान रहेगा। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ेंगे ना। अब देखो थोड़ी सी कहानी और सुनाते हैं आप लोगों को। बात हो रही है कि एवोगाड्रो स्थिरांक क्या है या एवोगाड्रोस कांस्टेंट क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन परमाणु के समस्थानिक कार्बन 12 के 1/12 परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। पर ऐसे तो ये तो ऑफिशियल हो गई, बात समझ में। अब ये एवोगाड्रो स्थिरांक जो है ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। चलो एक परिभाषा मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना। कार्बन के समस्थानिक, किसकी बात हो रही है, तो यहां पर बात हो रही है समस्थानिक
है ना। तो यहां बात किसकी हो रही है स्टूडेंट्स, तो यहां पर बात हो रही है कार्बन के समस्थानिक। कौन सा समस्थानिक, C612। अभी इस सवाल को भी किया था हमने कि 12 ग्राम में उपस्थित या मौजूद परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या जो होगी वो क्या होगी, परमाणुओं की जो संख्या एक मोल कहलाती है। एक मोल कह, भैया हैंड राइटिंग पर नहीं जाएगा कोई भी, बहुत स्पीड लिखना पड़ रहा है, राइट। एक मोल कहलाती है, एक मोल कहलाती है, इतनी सी बात थी, राइट। तो इसको हम बोलते हैं एक मोल, जिसका मान 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 और सम्मान होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23। चलो मजे करो, बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात थी, नोट किया जाए। हो गया पक्का, आगे बढ़ेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु की परिभाषा अभी हमने दी थी, दोबारा हम दे देंगे क्योंकि हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है। हम जानते हैं कि दुनिया का हर परमाणु जो है वो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पर डाल्टन ने ये कहा था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं की, उन्होंने कहा था सबसे छोटा जो कण है, सबसे सूक्ष्मतम जो कण है वो आपका क्या होगा, परमाणु होगा। और उसी परमाणु से दुनिया की हर चीज बनी हुई है, जैसे कि ये बॉटल, जैसे कि ये पेन, जैसे कि आप, जैसे कि मैं, जैसे कि आपकी खोपड़ी। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें जो है दुनिया में किससे मिलकर बनी हुई है, ये बनी हुई है आपकी परमाणु से। आपका पेन, कलम, कॉपी, कागज, जूता, बैग, जितनी चीजें हैं, डाल्टन ने कहा था कि आप इन सबको यदि एकदम छोटा छोटा करके देखोगे तो अंत में सब जो है परमाणु के रूप में एक समान दिखेंगे। बात समझ में आ गई। तो डाल्टन ने जो है, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, ये जितने भी लोग हैं ये डाल्टन के बहुत बात के हैं। तो सर जो आपके जो डाल्टन थे उन्होंने कहा कि जितने भी द्रव हैं, तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई, परमाणु कहते हैं ना। चलो एक परिभाषा और हो गई, आगे बढ़ते हैं। गुब्बारों को धूप में छोड़ देने पर कुछ समय बाद ये क्यों फट जाते हैं। तो गुब्बारे क्यों फट जाते हैं, उसके लिए मुझे आप लोगों को मेले में लेकर चलना पड़ेगा और यहां पर जो है गुब्बारा बनाना पड़ेगा। तो ये लो भाई, गुब्बारा बनाया मैंने, बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे गुब्बारे बनाते हैं, ध्यान से देखो। ये देखो, ये देखो, एक मिनट, तो इस तरीके से जो है एक गुब्बारा ये हो गया। दूसरे कलर का बनाएंगे, है ना, रखो। ऐसा ये 2 गुब्बारे हमारे पास हैं। गुब्बारे जैसे दिख रहे हैं क्या, हाँ दिख तो रहे हैं। कक्षा 11वीं से यदि कोई देख रहा होगा तो बोलेगा सर ये गुब्बारे नहीं है, ये वो जो आपकी संरचना है, या इसको आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कह सकते हो। अब देखो, इसके अंदर भरी हुई है बहुत सारी गैस, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो और ये भी लो। चलो ये गैस भरी हुई है। अब क्या बोला जा रहा है, अब हमसे कवि क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। गुब्बारों को धूप में छोड़ देने पर कुछ समय बाद वो क्यों फट जाते हैं, भैया अंदर भरी हुई है गैस, अंदर भरी हुई है गैस। अब यदि आप इसको धूप में रखेंगे तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यदि आपने इसको धूप में रखा है तो इससे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो धूप में रखे होने के कारण इसके अंदर की जो गैस है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। भाई किसी भी चीज को गर्म करते हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। आप याद करो, प्रेशर कुकर के अंदर अपन कुछ भी रखते हैं, नीचे से गर्म करते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जो उसके कण हैं उसकी वेलोसिटी और गति जो है वो बढ़ जाती है। तो तापमान के कारण, देखो कहानी बड़ी सिंपल है, ज्यादा, देखो कहानी क्या है, धूप में ज्यादा तापमान के कारण, धूप में ज्यादा तापमान के कारण, है ना, ध्यान से देखिएगा, धूप में ज्यादा तापमान के कारण कणों की, गैस के कणों की, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा, गति एवं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है, ऊर्जा बढ़ जाती है।
गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उससे होगा क्या, अंदर का जो दाब है वो भी बढ़ जाता है, जिससे 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 अंदर का दाब, कैसा दाब, अंदर का दाब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और अंदर के दाब बढ़ने से, इंक्रीज होने से एक समय बाद जो गुब्बारा है वो आपका फूट जाता है। और जब ये फूटेगा तो कैसा दिखेगा, तो ध्यान से देखो देखो देखो, ऐसा 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 बना दो, जैसा बनाना बना दो। और ये जो आपके अंदर गढ़, उसके जो कण बने हुए हैं गैस के, गैस जो है वो सब तरफ विसरित हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और वातावरण में जो है फैल जाएगी। बात समझ में आ गई? तो बड़ी सिंपल सी कहानी थी। गर्म करने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठंडा करने पर कम हो जाती है, इतनी सी बात थी। चलो पढ़ते हैं आगे, है ना, लिखा हुआ है, पढ़ो। तो स्टूडेंट्स एक चीज हमेशा याद रखिए, जब आप विज्ञान पढ़ रहे होते हैं कुछ नहीं करने का, मेरे साथ अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए, किताबों में जाने की भी जरूरत नहीं है। हम एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, बढ़िया तरीके से सीख लेंगे, उसके बाद हम परीक्षा में लिखने वाली जो परिभाषा है उस पर फोकस करेंगे। ये नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर सवाल लिखा है, आंसर लिखा है, टीप लेंगे, रट लेंगे, इससे होगा क्या, इससे फिर भूल जाओगे। बात समझ में आ रही है? ये नहीं करना। सवाल पढ़ा, सोचो उसके बारे में, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाओ, मेरे साथ डिस्कस करो, बात समझ में आ रही है? इससे क्या होगा कि आप कॉमन सेंस यूज करेंगे, क्योंकि हमारे आसपास की चीजें, कोई गुब्बारा कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। बात समझ में आ रही है? ऐसा करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में चीजें क्लियर होने लगेंगी और आंसर आपको बनने लगेगा। चलो पढ़ते हैं ऑफिशियल उत्तर। वैसे हम समझ चुके हैं, धूप में छोड़ देने पर, गुब्बारे के गर्म होने पर इसके अंदर की हवा जो है वो गर्म हो जाती है, हवा के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा तेजी से कंपन करने लगते हैं, जिसके कारण गुब्बारों की आंतरिक सतह पर दबाव बढ़ जाता है और जैसे ही गैसों में प्रसार होता है गुब्बारा जो है भम भट फट फट फूट जाता है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अब देखो खेल, प्लाज्मा क्या है ना। अब 2-3 बायोलॉजी वाले बच्चे एक्टिवेट होंगे, बोलेंगे सर प्लाज्मा वही जो ब्लड के अंदर होती है। स्टूडेंट्स यहां पर जो प्लाज्मा है ये वो प्लाज्मा नहीं है, यहां जो प्लाज्मा है उसका लेना देना है किससे, तो ये प्लाज्मा जो है वो एक प्रकार की अवस्था है, एक प्रकार की अवस्था है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हर चीज को कॉमन सेंस से जोड़ेंगे। इधर क्या लिखा है उसको छोड़ो, इधर देखो, कोई देखना ही नहीं, कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर है किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, बलून फट गया और आगे बढ़ते हैं। चलो ये लो, थोड़ा सा जो है और आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है। अब मैं जो करने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। आप मेरे को एक बात बताओ, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ठोस। ठोस को आपने गर्म किया तो आपको द्रव मिला, राइट। द्रव को फिर आपने गर्म किया तो आपको गैस मिली। तो जैसे जैसे आप मोमबत्ती जलाते जा रहे हो वैसे वैसे यहां पर हैप्पी बर्थडे होता जा रहा है, हाँ या ना। जैसे जैसे आप मोमबत्ती जलाते जा रहे हो वैसे यहां पर हर अवस्था का हैप्पी बर्थडे होता जा रहा है। अब देखो, ठोस थी, द्रव थी और कहां तक पहुंचे, गैस तक। अब गैस को आपने और गर्म किया। अभी तक तो आप यहीं अटक जाते थे, सर बर्फ है, बर्फ को हमने गर्म कर दिया, हमको जल मिल गया, ठीक है जी, चलो ये लो, ये बर्फ था आपका, यही था ना बर्फ, कहां गया, ये था बर्फ। तो ये तो आपका बर्फ था, बर्फ को आपने गर्म किया, आपको भाई जल मिला, जल को आपने गर्म किया, आपको वाष्प मिला। सवाल पैदा होता है, सर क्या होगा यदि हम वाष्प को थोड़ा सा और गर्म कर दें। बात समझ में आ रही है? क्या होगा यदि हम वाष्प को थोड़ा सा और गर्म कर दें, तो इसके बाद क्या होगा। तो देखो वाष्प क्या है भैया, H2O है ना, और ज्यादा गर्म करोगे तो इसके बाद क्या होगा, ये आयनीकृत हो जाएगी। भयंकर गर्म किया, क्या किया भाई, इसको भयंकर गर्म किया, भयंकर गर्म किया, ठीक है। इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, जितना तापमान सूरज की सतह पर है उतना गर्म कर दिया। तो फिर क्या होगा, ये आयन बन जाएंगे। कैसे आयन बन जाएंगे, तो H+ आयन बन जाएंगे, OH- आयन बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपने किसी चीज को बहुत ज्यादा यदि गर्म कर दिया तो वो बन जाएंगे आपके आयन, और ऐसे ही आयनिक अवस्था को
हम कहते हैं। पर याद रहे ये आयन जो है वो जलीय विलयन में नहीं बनेंगे, ये आपके जो है एयर में ही रहेंगे, ऐसे वातावरण में रहेंगे। तो क्या बोल सकते हैं आप, मुक्त आयनिक अवस्था। क्या बोलेंगे आप, मुक्त आयनिक अवस्था बहुत अधिक तापमान पर। मुक्त आयनिक अवस्था बहुत अधिक तापमान पर यदि होगी तो उसी को हम कहेंगे, देखो, मुक्त आयनिक अवस्था बहुत अधिक तापमान पर यदि होगी तो उसी को हम कहेंगे प्लाज्मा। क्या कहेंगे, तो यही जो कहानी है यही होगी आपकी प्लाज्मा। ये लो, बात समझ में आ गई, तो इसी को हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स प्लाज्मा। क्लियर है। तो प्लाज्मा जो है रसायन विज्ञान में थोड़ी सी अलग होती है, जहां पर आपके जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, कण होते हैं, सारी जो चीजें हैं वो आयनिक रूप में या फिर आयनों के रूप में पाई जाती हैं। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। आगे बढ़ेंगे दूसरी कहानी की तरफ, नोट किया जाए। कर लिया। तो सीधी बात यह है कि जब भी कभी आपको किसी चीज को बहुत अधिक गर्म कर दोगे तो एक समय बाद वो कौन सी अवस्था में चली जाएगी, प्लाज्मा में। इजी, मुश्किल, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। प्लाज्मा किसी पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। अच्छा जी, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। प्लाज्मा को निम्नलिखित में देखा जा सकता है। तो आपके जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं, ट्यूबलाइट की बात हो रही है, आप ही लोगों की बात हो रही है, और नियॉन बल्ब, और किसकी बात हो रही है, जो नियॉन बल्ब होते हैं। कौन से वाले नियॉन बल्ब, ये जो अपने होते हैं ना पीले वाले, 60 वॉट के, 100 वॉट के, है ना, पुराने वाले जिसमें बिल जाता था, ज्यादा आता था। और सूर्य और तारों की चमक जो होती है, उसका जो बाहरी वातावरण है उसमें भी होती है बहुत सारी प्लाज्मा स्टेट। क्लियर। चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं, कुछ नया देखते हैं। अब ये क्या पूछा गया भाई, बहुपरमाणुक आयन क्या होता है। बड़ी सिंपल सी चीज, एक ऐसा आयन। अब सबसे पहले तो आयन क्या होता है, तो आयन जो है, ठीक है, बहुपरमाणुक आयन क्या होगा, ऐसा आयन जिसमें या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, उल्टा लिख दिया कोई बात नहीं, नेगेटिव या पॉजिटिव, जिसमें दोनों प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा परमाणु होते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा परमाणु होते हैं, वो 2 या 2 से ज्यादा परमाणु होते हैं, वही है आपका बहुपरमाणुक आयन। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी। काम करो, चलो बहुत होगी बातें। सभी स्टूडेंट्स क्या क्या करेंगे, मुझे ऐसे आयनों के दो एग्जाम्पल जो हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, कहां पर लिख कर देंगे, तो आप मुझे लिख कर देंगे आपके कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मैं आपको इनके उदाहरण देता हूं, उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्या कहते हो गया। चलो क्रॉस चेक करने वाली बात है, सिंपल सी बात है, इसको हटाते हैं यहां से। चलो बहुत हो गया इसका नाटक। चलो अब क्या करने वाले हैं, तो एक तरफ भाई हमारे पास पॉजिटिव है और एक तरफ हमारे पास नेगेटिव है। एक चीज याद रखिए, पॉजिटिव में बहुपरमाणु बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, अधिकतर ऐसे होते हैं जो एक परमाणु वाले होते हैं। अब जैसे कि हम बात करें अमोनियम आयन की, किसकी, तो NH4+ जो है ये हमारा अमोनियम आयन है, और देखिए बहुपरमाणुविक भी है। पर यदि हम नेगेटिव में जाएं तो हमारे पास पूरा का पूरा समंदर है। मतलब यदि मैं लिखूं तो ये देखो CH3COO नेगेटिव, इसको हम एसिटेट आयन कह सकते हैं। SO4 नेगेटिव, सल्फेट आयन कह सकते हैं। CO3 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन कह सकते हैं। कुछ इसी तरीके से NO3 नेगेटिव जो है ये आपका नाइट्रेट आयन हो गया। तो जब आप बात करेंगे किसकी, नेगेटिव बहुपरमाणुविक आयन की, तो उसमें बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल होंगे। पॉजिटिव में आपके पास कुछ गिने चुने ही हैं। बात समझ में आ गई। तो नेगेटिव में कौन सा था, एसिटेट आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन और था आपका नाइट्रेट आयन। ठीक, नोट कर लो। परमाणु का समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुविक आयन कहा जाता है। मतलब या तो वो धनात्मक हो सकता है या फिर वो हो सकता है ऋणात्मक। और आगे बढ़ेंगे, पूछा जा रहा है संयोजकता क्या है, तो संयोजकता एक संख्या है।
बात समझ में आ रही है? और ये जो परिभाषा है ये कक्षा 9वीं के हिसाब से ओके ओके है, पर हम ओके ओके वाले नहीं हैं, हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। और वो क्या है तो ध्यान से देखिएगा। मस्त वाली धमाकेदार वाली संयोजकता की परिभाषा जो है वो मैं लिख रहा हूं। संयोजकता यानी कि वैलेंसी, संयोजकता। और आप याद करो थोड़ी देर पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, आबंधों की संख्या, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कौन सा इलेक्ट्रॉन कितने आबंध बनाएगा, उस पर क्या आवेश होगा, इन सारी चीजों के बारे में बात की थी। बात समझ में आ गई? पक्का ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। संयोजकता की परिभाषा लिखते हैं। किसी परमाणु द्वारा आबंधन बनाते समय, किसी परमाणु द्वारा आबंधन बनाते समय, आबंधन मतलब क्या होगा तो भाई बॉन्डिंग होगी। किसी परमाणु द्वारा आबंधन यानी कि बॉन्डिंग के समय अब देखिए बॉन्डिंग यदि हो रही है तो दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है या फिर हो सकती है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। बड़ी सिंपल सी चीज है। कंजूस यदि आपका तत्व होगा तो वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा या तो इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। अब यदि बहुत बड़े दिल वाला तत्व आपका होगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा भाई, भेज देगा, त्याग कर देगा, राइट। तो किसी परमाणु द्वारा आबंधन के समय, किसी भी परमाणु द्वारा आबंधन के समय जितने इलेक्ट्रॉनों की, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, लेना देना होता है, राइट, आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस संख्या को हम कहते हैं संयोजकता। दैट्स ऑल, खेल खत्म, राइट। तो उस संख्या को कहा जाता है, उस संख्या को, सामान्यतः ये आबंधों की संख्या होती है, सामान्यतः ये आपके जो हैं क्या होती है भाई, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। उस संख्या को संयोजकता कहा जाता है। दैट्स ऑल। तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं आपकी संयोजकता। इसीलिए कैल्शियम की 2 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, सोडियम की 1 होती है और क्लोरीन की भी 1 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, ठीक है, और फ्लोरीन जो है उसकी 1 होती है संयोजकता। बात समझ में आ गई? तो भाई वहां था आपका सवाल, ये रहा आपका जवाब। बढ़िया तरीके से इसको कॉपी में नोट करिए। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है, चलो। हो गया पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। थोड़ा और आगे चलेंगे। बात हो रही है ये आयन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, किसी भी अणु या परमाणु में आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दो या डाल दो, लिखा हुआ है अणु या परमाणु के आवेशित कण को हम कहते हैं आयन। कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, बड़ी सिंपल सी चीज है, बड़ी सिंपल सी कहानी भी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। किसी अणु या परमाणु, किसी अणु या परमाणु में कैसे बनाएंगे परिभाषा, किसी परमाणु या अणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने से, जोड़ना या इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, क्योंकि आपका जो प्रोटॉन है वो बाहर नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है? प्रोटॉन जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर अणु या परमाणु
क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेशित। तो ये कैसा हो जाता है? तो ये आवेशित हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो ये जो आवेशित होगा इसका मतलब ये कि आप उसके ऊपर या तो आपका पॉजिटिव होगा या फिर आपका नेगेटिव होगा। अणु और परमाणु जो हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं भाई? उदासीन रहते हैं। पर जब आप बात करेंगे किसकी? आयनों की, तो आयन आपके दो प्रकार के होंगे, या तो ऋणात्मक होगा या फिर होगा धनात्मक। ठीक है, चलो तो उदाहरण ले लेते हैं बहुत सारे। अब सोडियम से निकाला इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव आ गया, क्लोरीन में डाला इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव आ गया। मैग्नीशियम का कहना है हम भी नहीं मानेंगे, हम भी इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, हमको भी अष्टक पूरा करना है, तो कर लो भाई। तो मैग्नीशियम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, धनात्मक हो गया। ऑक्सीजन कहना भैया मेरे को कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, बहुत अधूरा अधूरा फील कर रहा हूं अपनी जिंदगी में मैं। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन जब दे दिया गया तो ऑक्सीजन जो है वो एक प्रकार का आयन बन गया। कुछ इसी तरीके से अमोनियम आयन होता है, कुछ इसी तरीके से कार्बोनेट आयन होता है। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से सल्फेट आयन होता है। तो इस तरीके से बनते हैं आपके आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या तो कम हो जाते हैं या फिर हो जाते हैं ज्यादा। तो इस कहानी को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को भी समझ लिया होगा, है ना? चलो कर लिया, क्या कहते हो? थोड़ा सा और पढ़ेंगे। बात हो रही है आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। आणविक द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, किसी भी अणु का द्रव्यमान, सीधी सी बात है, इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन पे जाना ही नहीं है अपने को, तो ऑफिशियल है, पहले अपन समझ तो लें। बात समझ में आई? तो सीधी सी बात है कि किसी भी अणु के एक मोल का द्रव्यमान, किसी भी अणु के एक मोल का द्रव्यमान, बात ही समझ में खत्म हो गई। किसी भी अणु के एक मोल का जो द्रव्यमान होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा हमारा? वो होगा आणविक द्रव्यमान। चलो बेस्ट एग्जांपल क्या है? हम सबका फेवरेट, ये लो बेस्ट एग्जांपल यहां से बनाएंगे भाई, H2O। तो H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है? 18 ग्राम प्रति मोल। अच्छा एक मिनट, ये लगा दिया ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका 18 ग्राम प्रति मोल। कुछ इसी तरीके से आप यदि कुछ और चीजों के बारे में बात करें, जैसे कि आपका CH4, तो CH4 का कितना होगा? तो कार्बन का 12, और आपके पास हाइड्रोजन 4 हैं, तो 12 में आपने 4 जोड़ा और ये हो गया आपका कितना? 18 - 2 बराबर 16 ग्राम प्रति मोल। तो वही लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। देखो किया ना यहां पर मैंने, 2 धन 16 बराबर 18, 12 धन 4 बराबर 16। बात समझ में आई? द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। और जब भी कुछ भी बहुत बढ़िया होता है, हम लगाते हैं एक बढ़िया वाली चीज जिसको हम कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं लिखने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, जी हाँ। बात समझ में आ गई? तो इसको नोट कर लो। ऐसे खेलते खेलते हंसी मजाक में जो है बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखते हुए हम आज की जो पूरी क्लास है स्टूडेंट्स, उसकी धज्जियां उड़ा देंगे, बढ़िया तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है, धज्जियां हम सिलेबस की उड़ाएंगे, टॉपिक्स की उड़ाएंगे, क्लास की नहीं उड़ाएंगे। क्लास तो हमें बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, है ना? चलो हो गया पक्का? ठीक है, आगे थोड़ा और आगे चलते हैं। मोल क्या है? तो कुछ नहीं है, इसकी कई परिभाषाएं हो चुकी हैं। मोल एक संख्या है, कार्बन से इसको रिलेट किया गया था। आप इस परिभाषा को पढ़ लो, बहुत सिंपल है, बढ़ेंगे आगे। पक्का जी? सिंपल है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। बहुत बढ़िया बात। सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग वहां करते हैं जिसके संगठन क्या होते हैं? आयन होते हैं। अब ये सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं फॉर्मूला मास। क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स फॉर्मूला मास। और फॉर्मूला मास की कहानी क्या है? ध्यान से देखो, फॉर्मूला मास की कहानी क्या है? तो बड़ी सिंपल सी चीज है, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वही लिखा हुआ है।
जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, क्या होते हैं भाई, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, कोई भी ले लो, ठीक है, आयनिक यौगिक का मोलर द्रव्यमान, बात समझ में आ रही है? तो आयनिक यौगिक का जो मोलर द्रव्यमान है उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं फॉर्मूला मास या फिर सूत्र इकाई द्रव्यमान। कैसा होगा, तो जैसे कि अब आपने NaCl लिया, अब आपको पता है कि NaCl जो है वो Na+ और परिवर्तित हो जाता है Cl- में, तो Na का कितना होगा भाई 23, Cl का कितना, तो ये होगा 35 × 5 = 58.5। बात समझ में आई क्या? बोलिए यस सर। बात है क्लियर? सिंपल है बात, क्लियर है कहानी? चलिए इसको भी अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। तो एक उदाहरण दिया गया है, आप एक काम करना, मेरे को CaCl2 का बताना, Ki का बताना और Ni का बताना, ठीक है? इन सब का आप मुझे बताने वाले हैं फॉर्मूला मास। तो कुल मिलाकर सूत्र इकाई द्रव्यमान जो है आपका वो एक प्रकार का क्या है, मोलर द्रव्यमान ही है। सवाल पैदा होता सर बड़ा कंफ्यूजन है, क्लियर कीजिए। बिल्कुल करेंगे। ये देखो, इसको हटाते हैं यहां से, ठीक है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, मोलर द्रव्यमान, किसकी बात हो रही है? मोलर द्रव्यमान। बात समझ में आई? अब ये जो मोलर द्रव्यमान है इसको कुछ एक भागों में विभाजित किया गया है। ध्यान से देखिएगा, 3 भाग में इसको विभाजित किया गया है। मोलर द्रव्यमान यदि किसी सबसे छोटी इकाई यानी कि परमाणु के लिए है तो कहानी कुछ और है, अणु के लिए है तो कहानी कुछ और है, राइट? और किसी आयनिक अणु के लिए यदि है, ये कैसा था? तो सहसंयोजक ले लो आप इसको, सहसंयोजक। तो कहानी सिंपल है, थोड़ी सी लेंदी है बस, और ये है आपका आयनिक अणु। तो इसको यहां से हटाते, आयनिक अणु। तो और किसके लिए है? आयनिक अणु के लिए, राइट? तो अब यदि मोलर द्रव्यमान को हम क्या बोलेंगे? अब देखना यहां से जो है ना मजा आएगा आपको। देखो, तो यदि परमाणु होगा ना तो इसके परमाणु द्रव्यमान को हम बोलेंगे परमाणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। याद करो, याद करो, याद करो, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। और यदि हम बात करेंगे किसी अणु की तो इसको हम बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? तो हम इसे बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। तो ये होगा हमारा आणविक द्रव्यमान, और इसी को हम बोलते हैं आपका मॉलिक्यूलर मास। कहां लिखूं? यहां लिख रहा हूं, इसका है, इधर वाले का नहीं है, ठीक है? चलो, तो ये कैसा है आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? और यदि आप बात करोगे किसी आयनिक की तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। ये लो, जिसके बारे में अभी बात हो रही थी, सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो ये क्या है आपका सूत्र। अब क्लियर हो गया, इकाई द्रव्यमान। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास और फॉर्मूला मास, ये सब आपके 11वीं, 12वीं, 10वीं कक्षा के भैया दीदी सीनियर जो भी आप जानते हो, यदि आप पूछ सकते हो तो पूछिएगा। उनको भी इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, पर क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम चल रहे हैं आगे। इसको नोट कर लो। कर लिया? बहुत बढ़िया, गुड स्टूडेंट्स, ठीक है? चलिए इसको भी मिटाते हैं यहां से। इसको भी नोट करना है, बिल्कुल करना है। चलो, ये भी कर लिया आपने। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गैसों का जल में विसरण क्यों जरूरी है। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहां पर चलते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है, मेरे को बात ही नहीं करनी, क्वेश्चन की मेरे को बात ही नहीं करनी। गैसों का जल में विसरण क्यों जरूरी है, मैंने पढ़ा, मैं आगे बढ़ा, ठीक है? अब यहां पहुंचा, फिर मैंने ये किया, ठीक है? अब एक बात बताओ, यदि हम बात करें, ठीक है, तो बायोलॉजी के हिसाब से हम और पेड़ पौधे दोनों जो हैं वो सजीव हैं, क्योंकि दोनों में होती है ग्रोथ। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो एक तरफ तो जीव जंतु हैं भाई, एक तरफ तो आपके पास जीव जंतु हैं, राइट? और एक तरफ जो है आपके पास पौधे हैं, पेड़ हैं। अब आप एक बात बताओ कि यदि हमें जिंदा रहना है तो हमें कौन सी चीज चाहिए? तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। पेड़ पौधों को जिंदा रहना है तो उन्हें क्या चाहिए? तो भाई CO2 चाहिए। आप जानते हो कि सूरज की रोशनी में वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन जो है वो बनाते हैं।
राइट। तो वो तो लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब में CO2 खाते हैं जल के साथ में, और हमें ऑक्सीजन चाहिए जिसके बिना कुछ नहीं होने वाला, ये होगा ही नहीं। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो श्वसन नहीं हो सकती आपकी, राइट। अब देखो, तो एक तरफ आपके पास जीव जंतु है, दूसरी तरफ आपके पास पौधे और पेड़ हैं, और दोनों को अलग अलग गैसों की जरूरत है। ठीक है, हमारा काम चल गया भाई, हम तो थल में रहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं जैसे कि मछलियां, सांप और बहुत सारी ऐसी चीजें जो जल में एग्जिस्ट करती हैं, जल में पाई जाती हैं। तो यदि मैं इन दोनों के आगे जलीय शब्द लगा दूं तो कैसा लगेगा बताओ? तो जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए, जलीय जीव जंतु को भी ऑक्सीजन चाहिए। जैसे हमारे आसपास के आपके गार्डन के पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब ये कैसे मिलेगी? तो मछली ऐसे तो नहीं करेगी कि पानी से बाहर निकलेगी, सांस अंदर लेगी, फिर पानी में चली जाएगी, ऐसा तो मछली नहीं करेगी ना। तो मछली क्या करेगी? तो इन सबको जरूरत है, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग सी कहानी है, ठीक है। तो इन सबको जरूरत है, ठीक, इन सभी को जल में घुलनशील, इन सभी को जल में घुलनशील वायु नहीं कह सकते, गैस कहेंगे, बेसिकली गैसों की जरूरत है। बात समझ में आ गई? बस कॉमन सेंस यूज करो, पूरा खेल विज्ञान में अपने आप होता है। विज्ञान पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है, गुरुजी के साथ बैठ जाइए, जो भी आपके टीचर हैं उनके साथ बैठ जाइए, कॉन्सेप्ट्स को कीजिए डिस्कस। हमारे ही आसपास की जो चीजें हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये कहानी क्लियर हुई? पक्का? चलते हैं अपने सवाल की तरफ, है ना। देखो, अब गैसों का जल में विस्तरण क्यों जरूरी है? तो CO2 तथा O2 गैसों का जल में विस्तरण जलीय जीव जंतु और पादपों, यानी कि आपके जो पेड़ पौधे हैं उसके लिए जरूरी होता है। जलीय जीव जंतु घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में करते हैं, और जो आपके जलीय पौधे होते हैं वो घुलनशील CO2 द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। सीधी सी बात यह है कि बिना इन दोनों गैसों के विसरण के जो आपके जीव जंतु होंगे, जलीय जीव जंतु या फिर आपके जो जलीय पेड़ पौधे हैं, उनका जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए याद करो, हमने जो अब जैसे मछली की हम बात करते हैं तो उसमें गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, राइट। तो उससे वो श्वसन अपनी जो है वो करती है ना। और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और है क्या भाई। मोलर द्रव्यमान क्या है? तो किसी पदार्थ के 1 मोल का ग्रामों में द्रव्यमान जो होता है वो मोलर द्रव्यमान कहलाता है। कई बार डिस्कस कर लिया है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। किसी पदार्थ के 1 मोल में इतने अणु या परमाणु अथवा आयन हो सकते हैं। ना सिर्फ अणु, परमाणु और आयन, दुनिया की कोई भी चीज के 1 मोल में जो है इस संख्या की मात्रा होगी। अतः किसी पदार्थ का 1 मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, इतने अणुओं या आयनों का ग्राम अथवा किलोग्राम में द्रव्यमान है। सिंपल सी कहानी है, कई बार डिस्कस किया है, और इस तरीके से जो है आपके सारे क्वेश्चंस हमने लगा लिए हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, मतलब ये कि इस चैप्टर के सेकंड पार्ट बाकी है जिसमें हम करने वाले हैं और भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सवाल पैदा होता है, सर ये बताइए ना कहां मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस? मैं बताता हूं, ये 3 जगह मिलेंगे। पहला तो प्ले स्टोर में मिलेंगे, दूसरा आपको गूगल में मिलेंगे, तीसरा आपको यूट्यूब में मिलेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह कि कहीं पर भी आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन वूपन नहीं लगाना है, आपको सिर्फ क्लिक करना है, पढ़ाई शुरू। क्योंकि हम जानते हैं आपके लिए आपका जो समय है वो बहुत ज्यादा कीमती है, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? तो आप गूगल पे जाइए, आप सर्च कीजिए, आपने कक्षा 9वीं सर्च कर ली। ऐसा नहीं कि कक्षा 9वीं, देखो सब कुछ तो है। आप थोड़ा और आगे गए, देखो सब कुछ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ाकर निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? हर एक टीचर जो है, स्टूडेंट्स यहाँ पर वेरी हाईली क्वालिफाइड। बात समझ में आ रही है? और सारी चीजें एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आपको सिर्फ एक क्लिक करनी है, दैट्स ऑल। देखो, KG2 से 12वीं, 6वीं से 12वीं, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, IIT-JEE, नीट वीट, सब कुछ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा बढ़िया तरीके से।
कक्षा 9वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल स्टडीज और भी बहुत सारी चीजें हैं जो या तो अपलोड हो चुकी हैं या अपलोड होने वाली है। कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ना है और अपना जो सिलेबस है उसको स्टार्ट कर देना है। सवाल पैदा होता है सर यहां पर क्या क्या होगा, तो स्टूडेंट्स यहां पर इतना कुछ है हर एक चैप्टर के लिए, जिसमें से आपने यदि 80% वीडियो भी पूरे देख लिए तो आपकी परीक्षा का कोई भी सवाल जो है वो हमारी शातिर नजरों से और आपकी प्रैक्टिस से नहीं बच पाएगा। मतलब क्या? मतलब ये कि सारे के सारे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, वन शॉर्ट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि अभी हम लगा रहे हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, मैग्नेट ब्रेन्स का टेस्ट पेपर, ये सारी चीजें जो है आप यदि लगा लेते हो हर चैप्टर से तो आपके इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम में इनके अलावा लिटरली कुछ नहीं पूछा जाता है। तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको सिर्फ एक ये लो सिलेबस से स्टार्ट करो, पाठ्यक्रम परिचय, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, सब कुछ दिया, देखो लिखा है ना, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो भाई कितने लेक्चर्स, तो 7, तो 7 लेक्चर्स में सारी चीजें कवर्ड है, वो और सब डिवीजन में होंगे फिर, है ना। क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए। सबसे पहला पाठ्यक्रम परिचय है, ये लो, चालू हो जाइए। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी कहानी थी जो मुझे आप लोगों को सुनानी थी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। हम जो है इसके बाद मिलने वाले हैं हमारा इसी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें। वहां पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे जिससे आपका जो नॉलेज और कॉन्सेप्ट है वो नॉलेज बढ़ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इन्हीं चीजों के साथ में मैं आपसे मिलता हूं अगली कक्षा में। तब तक के लिए मजे कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब खाइए, खूब सोइए, पर साथ में जो है अपने आसपास के लोगों को शेयर जरूर कीजिए इस प्लेटफॉर्म के बारे में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।